हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल का से। जैसा पता है कि हम यहाँ पे जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। जानते हैं कि हमारा पार्ट 3 है। आपको याद होगा कि हमने यहाँ पहले ही डिस्कस हमने किया था। क्या देखिए, यहाँ पे 46 नंबर तक, यहाँ 46 नंबर तक ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ डिस्कस करने वाले हैं हम 47 नंबर से क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी जल्दी एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है 47 नंबर पे, कि देखिए क्या कर रहा है कि दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज। मतलब उसकी स्टोरियों, जितनी भी स्टोरी उसने लिखी है, उन स्टोरियों में से केवल एक ये जो स्टोरी है, क्या है, दैट के बाद डॉट 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 वर्ड्स रीडिंग, मतलब पढ़ने योग्य है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ हम इज लगाएंगे या आर लगाएंगे, तो जानते रहिएगा। अगर यहाँ ना होता, जानते रहिएगा, अगर सिर्फ यहाँ हमारा जो सेंटेंस है, अगर यहाँ सिर्फ ये होता कि दिस इज, जैसे आया है यहाँ पे आया है कि दिस इज, अगर यहाँ जैसे आया है आपका दिस इज द ओनली, अगर जानते रहिएगा, अगर ये ओनली वन अगर यहाँ ना होता, मान लीजिए ओनली वर्ड को अगर हम हटा दें, इतना अगर हम हटा दें, द ओनली को अगर हम हटा दें, तो जानते रहिएगा हमारा जो सेंटेंस बनता, दिस इज वन ऑफ हिज स्टोरीज। जब स्टोरीज आ जाता तो जानते रहिएगा स्टोरीज के बाद जो दैट आएगा, जानते रहिएगा नॉन लिविंग के बाद जानते रहिएगा तो दैट आता है या तो आता है विच आता है। इतना याद रखिएगा, दैट आएगा या विच आएगा, और दैट या विच दो जो भी चीज़ें आती हैं, इसके पहले जो होता है उसके अनुसार आगे की वर्ब लगती है। तो यहाँ दैट के पहले क्या है, स्टोरीज आया है, स्टोरीज क्या है, प्लूरल है, तो इज और आर में हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक में हम क्या लिख देंगे, ARE, यहाँ पे आर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, इसी अगर जो आया है वन आया, अगर आता वन ऑफ हिज स्टोरीज के पहले बाद अगर आ गया दैट या विच आ गया, तो हमने यहाँ आर लगा दिया क्योंकि स्टोरी प्लूरल है, और दैट और विच अपने बाद वाले की आए हुए कि अपनी जो इसके पहले होता है उसके अनुसार वर्ब लेता है। लेकिन अगर इसी वन के पहले आ गया ओनली वन, तो जानते रहिएगा ओनली वन आ जाने की कंडीशन में याद रखिएगा, अब जो वर्ब लगेगी वो इस स्टोरी के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी। इतना याद रखिए, दैट के बाद आई हुई स्टोरी के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, क्योंकि सेंटेंस में आया है ओनली वन। तो जानते रहिएगा जब इस तरह सेंटेंस होता है तो ओनली वन के बाद जो होता है उसके अनुसार वर्ब लगती है। ओनली वन के बाद अगर यहाँ देखें आप ध्यान से, तो यहाँ ओनली है और द ओनली वन, द ओनली हो गया, और ओनली के बाद क्या आया, यहाँ पे वन आया है। अगर सेंटेंस में आ गया द ओनली आ गया, तो द ओनली के बाद जो आएगा यहाँ वन आएगा, तो वन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। और वन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वन के अकॉर्डिंग हमें पता है वन तो होता है सिंगुलर, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या लगता है, इज लगता है। तो हमारा यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ओनली वन आया है। अब थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये कैसे रूल समझ में नहीं आया, तो इसको समझ लेंगे। चलिए इसको वन को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए वन के सेंटेंस कैसे कैसे बनते हैं क्वेश्चन। जैसे देखिए पहला सेंटेंस क्या कह रहा है कि वन, देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि वन शुड लव, मतलब वन का मतलब होता है, यहाँ वन का जो मतलब है, वन का मतलब है किसी भी एक इंसान को शुड लव प्रेम करना चाहिए। वंस मतलब अपने, कंट्री मतलब देश को। तो जानते रहिएगा अगर डायरेक्ट हमारा जो सब्जेक्ट है, जानते रहिएगा सब्जेक्ट कौन आता है, अगर आता है वन सब्जेक्ट के रूप में आता है, और सब्जेक्ट तुरंत वन के बाद क्या आ जाती है, कोई ना कोई वर्ब। यहाँ शुड आए, जरूरी नहीं शुड हो, कोई दूसरी वर्ब भी आ सकती है। तो अगर वन के बाद तुरंत क्या आ जाएगा, अगर वन के बाद तुरंत आएगा, वन हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या आएगी, अगर वर्ब आ गई आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में, या मेन वर्ब भी आ सकती है, तो जानते रहिएगा उसके बाद जो अपना के सेंस में आएगा हमेशा ही वंस आएगा। इतना याद रखिएगा, क्योंकि वन का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो वंस होता है। तो हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट क्यों हो गया, देखिए यहाँ वन सब्जेक्ट था, तो वन के बाद शुड आ गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हो गया, लव हो गया, और वन के लिए जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया, अगर आपने यूज कर दिया, चाहे हिज यूज करें या हर यूज करें या देयर यूज करें या फिर माई योर कुछ भी यूज करेंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इतना याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि वन के साथ, जानते रहिएगा वन के साथ वंस का यूज किया जाता है। वन के साथ क्या यूज किया जाता है, वंस का यूज किया जाता है। हिज, हर या देयर का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए हमारा सेकंड नंबर सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन जानते रहिएगा अगर यही सेंटेंस हमारा क्या होता, देखिए यहाँ पे आया है दूसरे नंबर पे आया है वन, और वन क्या है, ऑफ द बॉयज। अब वन ऑफ द बॉयज का मतलब कि जितने भी यहाँ बॉयज हैं, इन बॉयज ऑफ मतलब में से, वन का मतलब यहाँ होता है कोई एक। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ कह रहा है वन ऑफ द बॉयज़, मतलब जितने भी यहाँ बॉयज़ हैं उनमें, ऑफ मतलब में से एक, तो जितने भी बॉयज़ हैं उनमें से एक। तो एक कौन होगा, जब बॉयज़ हैं, बॉयज़ में से कोई एक होगा तो वो भी क्या होगा, बॉय ही तो होगा। तो यहाँ जो वन का मतलब है ये बॉय को शो कर रहा है कि जितने भी यहाँ बॉयज़ हैं, इन बॉयज़ में से क्या है, एक की बात कर रहे हैं। तो जितने भी यहाँ बॉयज़ हैं उनमें से एक, तो उनमें से एक कौन होगा, बॉयज़ ही होगा। तो यहाँ वन ऑफ द बॉयज़ मतलब यहाँ बॉयज़, ऑफ मतलब में से, एक मतलब कोई एक, तो जितने भी
बॉयज़ हैं उनमें से कोई एक, तो जो एक होगा वो बॉय होगा। जब एक है तो आगे की वर्ब क्या आएगी, हैज़ आएगी, और बॉय है तो बॉय जो होता है वो ही के अकॉर्डिंग चलता है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव जो आएगा क्या आएगा, हीज आएगा, इसलिए हमारा सेंटेंस यहाँ पे राइट हो जाएगा। लेकिन जानते रहिएगा अगर यही होता वन ऑफ द गर्ल्स, तो इसका मतलब हो गया कि जितनी भी गर्ल्स हैं उनमें, ऑफ मतलब में से, वन का मतलब कोई एक, तो जितनी भी गर्ल्स हैं उनमें से कोई एक, तो जो भी एक होगी तो वो क्या होगी, गर्ल होगी। जब गर्ल में से एक की बात करें तो जो एक होगी वो गर्ल होगी, इसलिए आगे जो एक आया है तो यहाँ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। उसके लिए जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा वो क्या आएगा, हर। क्यों, क्योंकि यहाँ गर्ल्स की बात की गई है, गर्ल्स में से किसी एक की बात की, जब एक है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और एक गर्ल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हर यूज़ करते हैं, इसलिए हमारा ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब जानते रहिए कि यहाँ पे जो हमने लगाया है बॉयज़ आ गया, गर्ल्स आ गया, तो हमने कहा कि वन ऑफ द बॉयज़ या वन ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे आप वंस यूज़ नहीं कर सकते। अगर जहाँ हीज आया है, अगर आप यहाँ यूज़ कर दें क्या, वंस, चाहे यहाँ पे यूज़ करें या फिर यहाँ पर आप यूज़ करें वंस, अगर यहाँ वंस यूज़ कर देंगे तो जानते रहिएगा तब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इतना याद रखिए। क्यों कि वंस वहाँ तब लगाते हैं, जैसे देखिए यहाँ आया है एक नंबर, देखिए सेंटेंस में यहाँ वन आया है, वन का मतलब कोई भी एक इंसान, क्या यहाँ बताया गया है कि ये जो वन है ये मेल है या फीमेल है, कहीं भी सेंटेंस को पढ़ने से पता नहीं चल रहा है। जब वन सब्जेक्ट आएगा के रूप में, उसमें ये बिल्कुल बताया नहीं जाएगा कि वन कौन है, मेल है या फीमेल है, तब वहाँ हम लगाएंगे अपने के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ वंस लगाएंगे, जो कि यहाँ पे आया है वंस, तो यह यहाँ वंस लगेगा। लेकिन जब बता दिया जाएगा कि वन कौन है, बॉय है या फिर गर्ल है, जब बॉय बताया जाएगा तो यहाँ हिज लगाएंगे, जब गर्ल बताया जाएगा तो हम यहाँ पे हर लगाएंगे। इतना याद रखिएगा। यहाँ कंफर्म है कि वन का मतलब कौन है, एक, एक जो है वो गर्ल है और बॉय है। तो अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर आ जाए, थर्ड नंबर देखिए क्या कह रहा है कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो कह रहा है सेंटेंस वन ऑफ द स्टूडेंट। देखिए वन आ गया तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब जितने भी विद्यार्थी हैं, ऑफ मतलब उनमें से, वन मतलब कोई एक। तो अब यहाँ देखिए यहाँ जो स्टूडेंट्स आया है, क्या यहाँ स्टूडेंट पढ़ने से पता चल रहा है कि यहाँ बॉय हैं स्टूडेंट या फिर गर्ल हैं, बिल्कुल भी पता नहीं है। तो आप चीज़ मान लीजिए वो बॉय भी हो सकते हैं और गर्ल भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो चाहे यहाँ बॉयज़ हो या चाहे गर्ल हो, इनमें से कितने की बात हो रही है, केवल एक की बात हो रही है। वन ऑफ द स्टूडेंट मतलब जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें से कोई एक, जब एक है तो आगे की जो हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, इसलिए हैज़ आया है। उसके बाद डन मतलब कर चुके हैं। अब क्या कर चुके हैं, यहाँ आप हिज भी लगा सकते हैं और हर भी लगा सकते हैं। तो याद रखिए क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो हिज आया, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आया है, ये जो स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट जो है मेल है या फीमेल है कहीं बिल्कुल इंडिकेट नहीं हो रहा है। अगर मेल मान के चल रहे हैं तो हिज लगाएंगे, और अगर फीमेल मान के चल रहे हैं तो हर लगाएंगे। तो मेल मान के चलेंगे तो क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, और फीमेल मान के चलेंगे तो हर लगाएंगे। और दोनों ही कंडीशन में जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, जैसा कि यहाँ हैज़ आया है। इतना याद रखिएगा। फिर देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए इसी का सेकंड नंबर, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए क्या है, वन ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें से कितनी की बात हो रही है, वन। जब एक की बात हो रही है तो यहाँ हैव कैसे आ सकता है, तो यहाँ मिस्टेक क्या है, ये करेक्ट हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस क्यों हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ वर्ब हैव लगा दिया। हैव किसके अनुसार लगाया गया है, या फिर स्टूडेंट के अनुसार, जो कि स्टूडेंट के साथ नहीं आता बल्कि ऑफ के पहले जो होता है उसके अनुसार लगता है। तो जब दो नाउन प्रोनाउन आपस में जुड़ते हैं तो ऑफ से जब जुड़ते हैं तो ऑफ के जो पहले होता है उसके अनुसार वर्ब आती है। और यहाँ जो लगा दिया गया हैव लगाया गया है वो स्टूडेंट के अनुसार लगा दिया गया, इसलिए हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लगना चाहिए था वो किसके साथ लगना चाहिए था, तो स्टूडेंट्स यहाँ लिख दे रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो लगना चाहिए था वो वन के अकॉर्डिंग लगना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लगाने की वजह से यहाँ पे हैव हो गया था, और हैव जो होता है यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। तो याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन ऑफ द स्टूडेंट, तो वन ऑफ द, और आगे वर्ब क्या आई है, हैज़ आया है। तो देखिए यहाँ पे इतना तो ठीक है, ठीक है, यहाँ पे वन ऑफ द आ गया, वन ऑफ द स्टूडेंट आ गया, हैज़ आ गया, तो बिल्कुल यहाँ पे वन की बात हो रही है। तो वन के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, हैज़ आएगी, बिल्कुल सही है। और चूंकि यहाँ स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट जो आया है, तो स्टूडेंट यहाँ मेल है फीमेल है नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ हमारा हिज भी सही है और हर भी सही है। लेकिन यहाँ पे फिर यहाँ पे इनकरेक्ट क्यों सेंटेंस हो जा रहा है, तो इसलिए हो जा रहा है कि जानते रहिएगा, ऑफ के बाद जब भी ऑफ से दो नाउन प्रोनाउन जुड़ते हैं तो ऑफ के बाद जो जनरली नाउन प्रोनाउन आता है वो हमेशा क्या आता है, प्लूरल में आता है। और अगर आप यहाँ देखें ध्यान से तो यहाँ जो स्टूडेंट आया है, यहाँ स्टूडेंट्स नहीं आया है, सिर्फ स्टूडेंट आया है। स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ जब अगर सिंगुलर है तो इसका मतलब कि एक है। जब एक है तो एक में से एक कैसे स्टूडेंट हो सकता है, एक में से एक नहीं होता, कम से कम दो में से एक होना चाहिए, तीन में से एक होना चाहिए, चार में से एक होना चाहिए। जब ये पहले से ही एक है तो यहाँ इसमें से एक का क्या सेंस बन रहा है, तो वो तो ऑलरेडी एक है, तो डायरेक्ट कह दीजिए कि वन स्टूडेंट बोल दीजिए, वन ऑफ द
स्टूडेंट कहने का क्या सेंस है, तो यहाँ पे इसलिए हमारा ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्यों कि यहाँ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि स्टूडेंट्स होना चाहिए था। अगर यहाँ स्टूडेंट्स होता, एस लग जाता, तब हमारा सेंटेंस राइट होता है, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे, देखिए 4th नंबर पॉइंट पे क्या कह रहा है सेंटेंस। देखिए राम इज वन ऑफ द स्टूडेंट। अब देखिए कह रहे हैं राम, राम जो है ना, इज मतलब है क्या है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब उन विद्यार्थियों में से एक है। कौन विद्यार्थियों में से, हु। अब देखिए यहाँ हु भी आ सकता है और दैट भी आ सकता है, इसलिए यहाँ ऑब्लिक करके दोनों लिख दिया गया है। तो कह रहे हैं राम इज, राम है वन ऑफ द स्टूडेंट उन विद्यार्थियों में से एक, वह है। कौन से विद्यार्थियों में से एक, वही विद्यार्थी, हु या फिर दैट मतलब जो। यहाँ पे इन दोनों का मतलब क्या है, जो, जिन्होंने या जो हैव डन मतलब कर चुके हैं, और क्या कर चुके हैं, देयर वर्क, अपना काम। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, एकदम सही है। क्यों सही है, कह रहा है कि राम इज, राम है, राम कौन है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, उन, यहाँ वन ऑफ द स्टूडेंट मतलब क्या हो गया, उन विद्यार्थियों में से एक है। हु या फिर दैट, ये दो में से कोई एक आपको मिल सकता है, तो इसका मतलब हो जाएगा जो। और जो चूंकि यहाँ पे आया है हु दैट, जिसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, तो इसका मतलब इसके बाद जो वर्ब आएगी अब स्टूडेंट के अनुसार आएगी, इसलिए यहाँ हमने क्या लगाया, हैव लगाया। उसके बाद हैव आया, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो हमारा थर्ड फॉर्म आ गया। अब चूंकि स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट हमेशा दे के अकॉर्डिंग चलता है। स्टूडेंट का मतलब क्या है, यहाँ दे के अकॉर्डिंग चलेगा, और दे के अनुसार पॉजिटिव जो प्रोनाउन लगता है वो क्या लगता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव जो लगता है वो देयर लगता है, इसलिए हमने यहाँ पे देयर का यूज किया है। इसलिए हमारे यहाँ सेंटेंस क्या हो गया, राइट हो गया। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया है, राम इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु या फिर दैट हैव डन देयर वर्क। हमारा सेंटेंस राइट है। लेकिन देखिए सेकंड नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सेकंड नंबर देखिए, राम इज, राम है क्या है, वन ऑफ द स्टूडेंट उन विद्यार्थियों में से एक है, हु या दैट, दो में से कोई एक लगाएंगे। अब हु मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, जो। अब जो मतलब किसके लिए बोला गया है, उन विद्यार्थियों की बात की गई। जो विद्यार्थी प्लूरल हैं, उसके बाद क्या आया है, हु आया है या दैट आया है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी किसके अनुसार लगनी चाहिए, इस विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग लगनी चाहिए। और विद्यार्थी प्लूरल है तो यहाँ वर्ब सिंगुलर कैसे हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हैव होना चाहिए था, और यहाँ हैज़ मिस्टेक कर दिया गया है। और पहले तो एक मिस्टेक यहाँ हैज़ है, और दूसरा जब यहाँ स्टूडेंट्स हैं प्लूरल है तो यहाँ हिज नहीं होगा, यहाँ देयर होगा, जैसा कि पहले सेंटेंस में हुआ। इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या हो गया है, यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया है, इतना याद रखिएगा। दो मिस्टेक किए गए हैं, सिंगुलर वर्ब भी लगा दी गई है, और यहाँ हिज का यूज किया गया है, यहाँ हिज नहीं होना चाहिए, देयर होना चाहिए था, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर पे आ जाएंगे, 5th नंबर। देखिए पॉइंट क्या कह रहा है कि राम इज, राम है क्या है। देखिए जो क्वेश्चन में आया था सेम वही सेंटेंस आ गया है कि राम है क्या है, द ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स। राम जो है द ओनली मतलब केवल और केवल, वन मतलब एक ऐसा जो है, वन ऑफ द स्टूडेंट ऐसे विद्यार्थी, कह रहे राम इज, राम है द ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट, इन विद्यार्थियों में से केवल राम अकेला वह विद्यार्थी है। तो कौन अकेला विद्यार्थी है, राम की यहाँ बात हो रही है, तो यहाँ पे वन के अकॉर्डिंग याद रखिएगा। जब भी इतना याद रखिएगा, अगर हम सेंटेंस को कंपेयर करें तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस 4th वाले सेंटेंस को कंपेयर करें, ये जो हमारा 4th वाला सेंटेंस है, अगर 4th सेंटेंस को हम किससे कंपेयर करें, 5th वाले सेंटेंस, तो देखिए दोनों में अंतर क्या है। देखिए इसमें भी क्या आया है, राम आया है, राम इज आया है 5th वाले में, तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, राम इज। इसके बाद क्या आया गया है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आया है, तो यहाँ क्या आया है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ आया है। यहाँ एक्स्ट्रा क्या आया है, यहाँ एक्स्ट्रा आया है द ओनली, केवल ये एक्स्ट्रा वर्ड आया है। बाकी आगे का देखिए, हु उसमें भी आया है, हु इसमें भी आया है, हु या दैट। हैव डन उसमें भी आया है, हैव डन इसमें भी आया है। देयर वर्क इसमें भी आया है, देयर वर्क उसमें भी आया है। लेकिन ये सेंटेंस हो गया 5th नंबर, देखिए 4th नंबर हो गया है राइट, लेकिन 5th वाला हो गया है इनकरेक्ट, हो गया रॉन्ग हो गया। क्यों हो गया, यदि जानते रहेगा, जब भी वन के पहले अगर ओनली शब्द आ जाए, अगर वन के पहले क्या आ जाएगा, ओनली, द ओनली का यूज हो जाएगा, तो याद रखिएगा तब आगे की जो वर्ब मिलेगी, जो हु या दैट के बाद जो नाउन प्रोनाउन आएगा, जैसे स्टूडेंट आया है, इस स्टूडेंट के अनुसार नहीं लगेगा, बल्कि ओनली के बाद जो आया होगा उसके अनुसार लगेगा। और ओनली के बाद क्या आया है, वन आया है, और वन जो होता है सिंगुलर होता है, इसलिए आगे की जो वर्ब आनी चाहिए थी, यहाँ हैव डन नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए था हैज़ डन होना चाहिए। और हैज़ डन हो जाएगा तो यहाँ जो देयर है, यहाँ देयर नहीं होना चाहिए था। जब सिंगुलर है तो यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ हिज होना चाहिए था, इतना याद रखिएगा। इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। लेकिन दूसरे नंबर पर देखिए सेंटेंस आया है, राम इज, राम है क्या है, द ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट, उन विद्यार्थियों में से अकेला वह विद्यार्थी है राम।
कौन से विद्यार्थी, हु या दैट, दो में से कोई एक लग सकता है। देखिए यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया गया, हैज़ क्यों लगा दिया गया, क्योंकि हमें पता है कि वन के पहले क्या आ गया है, द ओनली, और जब द ओनली आ जाता है तो द ओनली के बाद जो शब्द आता है उसके अनुसार वर्ब आती है। द ओनली के बाद आया है वन का मतलब एक, जब कोई चीज़ एक है तो हु या दैट के बाद जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया है, हैज़ हो गया और हैज़ डन हो गया। और जब सिंगुलर है तो लेकिन याद रखिएगा, जब सिंगुलर है तो सिंगुलर यहाँ पे है ओनली वन है, और वन है तो वन कोई एक इंसान होगा, अगर मेल है तो हिज लगाएंगे और फीमेल होगा तो हर लगाएंगे, लेकिन यहाँ लगाया क्या गया, देयर लगा दिया गया। जब एक है तो एक के साथ हम देयर कैसे लगाएंगे, देयर तो हम प्लूरल के साथ लगाते हैं ना, और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, अगर हो जाता हमारा हिज हो जाता तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाता, अगर यहाँ हर भी हो जाता तब भी हम मान लेते सेंटेंस सही था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस्टेक यहाँ एक की वजह से हो गई सेंटेंस, यहाँ देयर आ गया, यहाँ देयर अगर ना आया होता, हिज या हर होता तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाता, लेकिन इसके आने की वजह से हमारा आगे का पूरा सेंटेंस सही था, केवल यहीं पे मिस्टेक था, तो इसलिए हमारा ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। लेकिन नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राम है क्या है, द ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स, उन विद्यार्थियों में से केवल अकेला वह विद्यार्थी है राम, हु या दैट आ गया यहाँ पे, दो में से कोई एक आएगा। उसके बाद देखिए हैज़ आया, तो हमें पता है कि जब ओनली आता है तो ओनली के बाद वाले के अकॉर्डिंग आता है, और ओनली के बाद क्या है, वन आया है, तो वन सिंगुलर की कैटेगरी में आता है, तो इसलिए आगे की जो वर्ब आएगी दैट या हु के बाद वो सिंगुलर आनी चाहिए, तो हैज़ आ गया है सिंगुलर, बिल्कुल सही है। उसके बाद डन आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आई है। और उसके बाद देखिए जब वन एक की बात की गई है तो एक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हिज यूज़ करते हैं, और वहाँ देखिए आया था देयर, आया था देयर की वजह से सेंटेंस गलत हो गया, लेकिन हमने यहाँ हिज किया, हिज के स्थान पे अगर हर भी होता तब भी हमारा सेंटेंस राइट हो जाता है। यहाँ हिज है तो हम मान लेंगे कि वहाँ स्टूडेंट जो है वो मेल पर्सन में है, अगर यहाँ हर होता तो हम मान लेते, और सॉरी यहाँ पे हर भी नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ राम की बात की, राम है ना, कह रहा है कि राम इज द ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट, राम उन विद्यार्थियों में से अकेला है। जब यहाँ पे राम नाम बता दिया गया मेल पर्सन, तो अब हर क्यों लाएगा, तभी 100% क्या रहेगा, हमारा हिज ही रहेगा, इतना याद रखिए, इसलिए हमारे यहाँ सेंटेंस क्या हो गया, राइट हो गया। हाँ, अगर यही सेंटेंस क्या होता, राम के बजाय क्या हो जाता, यहाँ पे हो जाता राधा। अगर यही सेंटेंस इस तरह से होता, मान लीजिए इस तरह से होता कि राधा, मान लीजिए हो जाता राधा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मान लीजिए यहाँ पे होता राधा, हम मान लीजिए यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, मान लीजिए होता कि राधा इज, उसके बाद होता है द, उसके बाद होता ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स, पूरा सेंटेंस सेम रिपीट होता जाएगा। उसके बाद या तो हम लिखेंगे हु या तो लिखेंगे दैट, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे हैज़, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे डन हम लिख देते, और उसके बाद यहाँ हैज़ डन हो गया, तो उसके बाद हम क्या करते, यहाँ पे लगाते हम हर का यूज़ करते, उसके बाद हम करते वर्क करते, तब हमारा सेंटेंस क्या हो जाता, राइट हो जाता। क्यों राइट हो जाता, कि अब यहाँ बात हो रही किसी फीमेल की बात हो रही, और जब फीमेल की बात होगी तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा कि राधा, यहाँ राधा की बात हो रही, राधा क्या है, फीमेल है, राधा इज द ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट, राधा उन सभी विद्यार्थियों में से अकेली वो विद्यार्थी है, हु या दैट मतलब जो, यहाँ दोनों का मतलब क्या है, जो हैज़ डन मतलब कर चुकी है हर वर्क अपना काम। अब यहाँ हिज नहीं लगा सकते, क्योंकि जब बता दिया गया कि राधा की बात हो रही है तो राधा के लिए हम हर लगाएंगे। अगर यहाँ देखिए यहाँ राम की बात हुई थी, राम के लिए हमने क्या लगाया, हिज लगा दिया। तो मे भी आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि वन का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है, कैसे नहीं, और कितने टाइप के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। हाँ, तो देखिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दिस इज मतलब यह है, दिस इज है क्या है, देखिए यहाँ पे अगर सिर्फ आया होता वन ऑफ द स्टोरीज, उन कहानियों में से एक है, अगर सिर्फ इतना आया होता तो हम दैट के बाद मान लेते कि दैट किसके लिए काम कर रहा है, स्टोरी के लिए काम कर रहा है, तो हम यहाँ क्या लगाते, तो हम यहाँ एक लगाते आर लगा देते। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज के बाद द ओनली आ गया, तो अभी आपको बताया गया अगर ओनली आ जाता है तो ओनली के बाद जो आता है उसके अनुसार आता है, ओनली के बाद क्या है, वन आया है, तो वन के अनुसार हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे, इतना याद रखिएगा। तो मे भी आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर पे आ जाएंगे, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2/3 ऑफ द टाउन इन रूइन। अब देखिएगा यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा, इसमें क्या लगाएंगे, तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि 2/3 का मतलब क्या होता है,
2/3 का मतलब 2/3, 2/3 ऑफ द टाउन, मतलब जो भी यहाँ टाउन जो कस्बा है उस कस्बे का जो 2/3 भाग के सेंस में आया है। तो याद रखिए टाउन क्या होता है, टाउन तो एक ही है ना। जब भी किसी एक चीज़ की भाग की बात करेंगे कि कोई भी एक चीज़ है उसका एक 2/3 भाग या 2/4 भाग कुछ भी बोलेंगे, लेकिन अगर जिसका भाग आप बता रहे हैं वो कितना है वो एक ही है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ टाउन है, टाउन से नहीं आया है। जब टाउन एक है तो एक ही टाउन का कितना 2/3 मतलब 2/3 भाग। तो टाउन तो एक ही है ना, तो टाउन एक है तो उसको हम अनकाउंटेबल की तरह मान लेंगे कि वहाँ पे जमीन की बात की गई है, पार्टिकुलर एरिया की बात की गई है। तो टाउन यहाँ सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा इसको थोड़ा और डीपली समझ लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/3, देखिए यहाँ 1/3 की बात की गई है। सॉरी यहाँ 1/3, देखिए कह रहा है कि 1/3, 1/3 का मतलब क्या है, 1/3। तो 1/3 और किसका, ऑफ मिल्क मतलब दूध का। तो कह रहे हैं कि मिल्क का कितना है, 1 कह रहे हैं कि 1/3 जो है दूध का। तो दूध यहाँ देखिए दूध क्या है, ये आपका काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। तो हमें पता है जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती हैं, जो भी मेटल्स होते हैं, ये सब अनकाउंटेबल माने जाते हैं। तो उसका आप चाहे कह दी इस दूध का 1/2 भाग या 2/3 भाग, चाहे उसके जितने भाग करिए वो हमेशा अनकाउंटेबल अगर हैं तो वो अनकाउंटेबल ही कहलाएंगे। और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर कहलाते हैं। और सिंगुलर वर्ब और नाउन है तो उसके साथ वर्ब जो आती है वो भी क्या आती है, सिंगुलर आती है। इतना याद रखिएगा। तो हमारा चूंकि मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल होने की वजह से सिंगुलर माने जाते हैं। इसके साथ वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर आती है। इसलिए हमारा यहाँ पे जो ये वाला सेंटेंस हो जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या है, 1/3 ऑफ द मिल्क, मतलब जितना भी यहाँ पे मिल्क है इसका 1/3 जो भाग है, इज एट वो अभी भी टू बी सोल्ड बेचा जाना है, मतलब ये बिका नहीं, अभी इसको बेचा जाना है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए क्या बोला गया है, 1/3 ऑफ द मिल्क। यहाँ पर भी बोला गया है कि जो भी मिल्क है उसका 1/3 जो भाग है, यहाँ आर बोल दिया गया है, आर एट टू बी सोल्ड, अभी इसे बेचा जाना है। तो याद रखिए यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होना चाहिए जैसा पहले में है। इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 1/3 भाग किसके लिए बोला गया है, दूध के लिए। और जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती हैं वो सब अनकाउंटेबल होती हैं। तो अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होते हैं, चाहे उसके दो भाग, चाहे 1/2 भाग बोली, 3 भाग बोली, वो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेंगी। उसका प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं किसका, अनकाउंटेबल नाउन का। याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर पर आ जाएगा, सेकंड नंबर पर देखिए पॉइंट में क्या कह रहा है। तो सेकंड नंबर एक बार ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/3 मतलब 1/3 भाग ऑफ द मैंगोज। तो यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंगोज, अभी आप ये देखिए मैंगोज सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है। और कह रहा है कि जितने भी यहाँ मैंगोज हैं उन सभी मैंगोज का 1/3 भाग। तो अब सोच के बताइएगा, अगर आपके मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए कि 100 मैंगोज है, मान लीजिए 100 अगर मैंगोज आम हैं, और अगर कोई कहता है कि उसका 1/3 भाग रमेश को दे दीजिए, तो 1/3 भाग जितना भी होगा वो एक से तो ज़्यादा ही होगा ना, क्योंकि यहाँ मैंगो का जो मैंगोज क्या है, प्लूरल है। अब प्लूरल है तो यहाँ संख्या बताई नहीं गई है, लेकिन जितना भी होगा वो एक से ज़्यादा होगा। अब कह रहे हैं कि इसका 1/3 भाग, जब 1/3 भाग निकालेंगे तो वो भी जो आम होंगे वो एक से ज़्यादा ही तो होंगे। जब एक से ज़्यादा होंगे तो यहाँ इज नहीं आना चाहिए था, यहाँ क्या आना चाहिए था, आर आना चाहिए था। इसीलिए हमारा ये पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरे नंबर पे देखिए आया है 1/3, 1/3 मतलब 1/3 भाग, और किसका, ऑफ द मैंगोज, मतलब जितने भी यहाँ आम ढेर सारे हैं, इसका 1/3 भाग है, आर एट वो अभी भी है, एट टू बी सोल्ड इसको बेचा जाना। तो यहाँ पे देखिए जितने भी होंगे मैंगो वो एक से ज़्यादा होंगे। जब एक से ज़्यादा होंगे तो यहाँ वर्ब क्या आएगी, आर आएगी। इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर देखिए लेकिन आया है थर्ड नंबर, देखिए इसी वाले सेंटेंस में 1/3 को मतलब 1/3 भाग ऑफ द मैंगो। अब सोच के बताइए यहाँ मैंगो बोला गया है, मैंगोज बोला गया है। यहाँ मैंगो बोला है, मैंगो जो है एक है। अब कह रहा है कि एक ही आम का 1/3 जो भाग है, इज एट, इज मतलब है, एट मतलब अभी, टू बी ईटन मतलब खाया जाना। मान लीजिए कोई इंसान क्या कर रहा था, आम को खा रहा था, उसके बाद ये बोला गया कि देखो अभी जो तुम आम खा रहे हो इसका 1/3 भाग अभी तुमने खाया नहीं है। तो मतलब 1/3 भाग नहीं खाया है, एक ही आम के तो भाग की बात की गई है। जब आम एक है तो उसका जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। इसलिए हमारा यहाँ पे इज जो होगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हाँ, अगर हम यहाँ पे क्या कर देते, आर अगर यहाँ पे कर देते, अगर आर कर देते तो अब बात हो रही मैंगो
मैंगो यहाँ बोला नहीं गया है कितने मैंगो है, लेकिन जब मैंगो लिखा है तो हम मान लेंगे एक है। जब एक है तो एक के साथ आर नहीं यूज होगा बल्कि इज यूज होगा, इसलिए आर होता तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, याद रखिएगा। तो हमारा में भी आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, अब उस पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2/3, 2/3 का मतलब क्या है, जैसे 1/3 भाग यहाँ पे था तो यहाँ 2/3 भाग हो जाएगा। तो 2/3 किसका बोला गया है, ऑफ द टाउन। अब सोच के बताइएगा, जैसे यहाँ पे आया था 1/3 ऑफ द मैंगो, तो मैंगो एक था ना, जब एक ही मैंगो का 1/3 भाग हुआ तो चाहे 1/3 हो या 4 हो, लेकिन मैंगो तो एक ही था ना, तो वर्ब में क्या आई, सिंगुलर आई। उसी तरह यहाँ है 2/3, 2/3 भाग ऑफ द टाउन। द टाउन कितने हैं, जब टाउन एक ही है तो आगे की जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन देखिए सेकंड नंबर पे क्या है, 1/3, ये 2/3 भाग ऑफ द वाटर। तो वाटर क्या है, लिक्विड है। जैसे यहाँ पे आया था, देखिए यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे आया था मिल्क, 1/3 ऑफ द मिल्क आया है। जब मिल्क आ गया यहाँ पे तो मिल्क अनकाउंटेबल था, तो हमने वर्ब क्या लगाया यहाँ पे, हमने इज का यूज किया। तो सेम उसी तरह कंडीशन पे तो यहाँ पे भी है 2/3 मतलब 2/3 भाग, और किसका 2/3 भाग, द वाटर, पानी का। और पानी हमें पता है कि अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल चीज़ जो होती है हमेशा सिंगुलर की कैटेगरी में आती है, इसलिए यहाँ जो वर्ब आएगी क्या आएगी, इज आएगी। तो इज आया भी है। इज नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग, तो कह रहा है सेंटेंस का मतलब क्या है, 1/3 ऑफ द वाटर, मतलब 2/3 भाग जो पानी का जो भाग है, इज नॉट गुड, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फॉर ड्रिंकिंग मतलब पीने के लिए। तो हमारा ये सेंटेंस क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्यों राइट हो जाएगा, यहाँ अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल की 2/3 भाग बोला गया, लेकिन वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अनकाउंटेबल के साथ वर्ब सिंगुलर ही आती है। लेकिन फिर देखिए कि यहाँ पे क्या है, 2/3, 2/3 भाग ऑफ द टाउन्स। यहाँ टाउन नहीं बोला गया, टाउन्स बोला गया। जब टाउन्स है, प्लूरल है, तो इसका मतलब कि कई टाउन है, कई यहाँ पे क्या है, कई कस्बे हैं। उन जितने भी कस्बे हैं उन कस्बों में से 2/3 भाग जो है उन कस्बों में से, तो 2/3 भाग निकालेंगे ढेर सारे कस्बों में से, तो कुछ कस्बे तो उस भाग में आएंगे, तो इसका हम लोग प्लूरल की कैटेगरी में आएगा। जब प्लूरल आएगा तो यहाँ वर्ब सिंगुलर कैसे आ गई, यहाँ इज नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए था, इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस वाले सेंटेंस देखिए 2/3 में 2/3 भाग, और किसका, ऑफ द टाउन्स आया। तब यहाँ टाउन्स प्लूरल है, तो यहाँ जितने भी टाउन्स हैं वो एक से ज़्यादा है, तो 2/3 भाग जितने भी यहाँ टाउन्स हैं उनमें से कितना, 2/3 भाग। यहाँ पे देखिए है आर आ गया, वेरी डर्टी, बहुत ज़्यादा गंदे हैं, और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राइट क्यों हो गया, कि यहाँ जितने भी टाउन हैं उन टाउन में से 2/3 भाग। तो मान लीजिए अगर 100 टाउन हैं और वहाँ पे कह रहे हैं कि 100 टाउन में से 2/3 भाग जो है क्या है, बहुत गंदे हैं, तो 2/3 भाग में जितने भी आएंगे 100 में से, तो कुछ तो संख्या होगी, और जितनी भी संख्या होगी एक से ज़्यादा होगी। जब एक से ज़्यादा वहाँ पे है तो प्लूरल हो गया। प्लूरल के लिए क्या वर्ब लगाते हैं, हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ राइट आंसर आर रहेगा। इतना याद रखिए। तो मे भी आपको यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कुछ हो गया होगा। तो आ जाते हैं अब अपने क्वेश्चन में। तो देखिए तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखिए क्वेश्चन यहाँ कह रहा था 2/3 ऑफ द टाउन। तो यहाँ बोला गया 2/3 मतलब क्या हो जाए, 2/3 भाग ऑफ द टाउन। यहाँ देखिए टाउन सिंगुलर है, प्लूरल। जब सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी क्या होनी चाहिए थी, इज आनी चाहिए थी, इसलिए हमारे यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक में हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। इतना याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आ जाएंगे, 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर। मतलब ये जो मैटर है, ये जो मैटर जो मामला है, इस मैटर की लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पे कह रहे हैं जो इसकी लंबाई है, चाहे लंबाई की बात करें या शॉर्टनेस की बात करें, मतलब चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जो भी सेंस में मैटर बोला गया है, तो अगर ध्यान से देखें, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर। मैटर मतलब यहाँ कोई बात के सेंस में, मतलब जो भी यहाँ बात है वो जो बात क्या है, लॉन्ग भी है और शॉर्ट भी है, लंबी भी है और छोटी भी है। लेकिन लंबी और छोटी कौन है, मैटर है। और मैटर, मैटर्स आया है कि मैटर आया है, मैटर सिंगुलर की कैटेगरी में आया है, इसलिए मैटर के मैटर, यहाँ जो लॉन्ग और शॉर्ट बोला गया है वो किसके लिए बोला गया है, मैटर के लिए बोला गया। और मैटर क्या है, यहाँ सिंगुलर, मैटर्स नहीं है, मैटर आया है। तो ये जो मैटर है वो लॉन्ग भी है और शॉर्ट भी है। चूंकि मैटर ही लॉन्ग और शॉर्ट है, ये लॉन्ग शॉर्ट मैटर के लिए बोला गया है, और मैटर सिंगुलर है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, यहाँ इज लगाएंगे। इतना याद रखिएगा। और वैसे भी समझ लीजिए यहाँ लास्ट में क्या आया है, अगर आप ध्यान से देखें तो मैटर के बाद यहाँ क्या है, इज के बाद यहाँ दिस आया है, और दिस हमेशा किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए आया है। तो इसका मतलब कि इसके पहले जो भी चीज़ रही होगी वो सिंगुलर रहेगी, और सिंगुलर क्या आया है, मैटर आया है। मैटर सिंगुलर होने की वजह से ही यहाँ पे दिस यूज किया गया है, और इसलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। इतना याद रखिए। तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द लॉन्ग एंड द शॉर्ट मतलब लंबा और छोटा ऑफ द मैटर, मतलब ये जो मैटर या मामला, ये जो बात है, ये लंबी और छोटी
इज मतलब है, दिस मतलब यह बात छोटी और लंबी है, इस सेंस में यहाँ बोला गया है, इसलिए हमारे यहाँ जो राइट आंसर होगा वो इज ही रहेगा, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 नंबर में देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इसको थोड़ा सा इज लिख दें, हाँ चलिए हो गया। देखिए कह रहा है कि अ लिस्ट ऑफ वीक बॉयज़। तो देखिए वीक बॉयज़ इन आवर क्लास, तो हमारे हमारे क्लास में क्या है, अ लिस्ट ऑफ वीक बॉय, एक कमज़ोर विद्यार्थियों की एक लिस्ट जो है बीन प्रिपेयर्ड तैयार की गई है। तो आप सोच के बताइएगा कि यहाँ पे जो तैयार की गई है, क्या तैयार किया गया है, बच्चों को तैयार किया गया है या फिर एक लिस्ट तैयार की गई, और लिस्ट कितनी तैयार की गई है, एक लिस्ट तैयार की गई, और किसके बारे में है, ऑफ वीक स्टूडेंट, मतलब कमज़ोर विद्यार्थियों के बारे में एक लिस्ट। जब लिस्ट एक है तो यहाँ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, हैज़ आएगी, क्योंकि यहाँ सिंगुलर की बात हो रही है, इतना याद रखिएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, अ लिस्ट ऑफ वीक स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे अ लिस्ट ऑफ एक जो सूची तैयार की गई है, और किसकी सूची तैयार की गई, वीक बॉयज, कमजोर बच्चों, कमजोर लड़कों की सूची तैयार की गई है इन आवर क्लास, हमारे क्लास में, और जिसे क्या है कि हैज बीन प्रिपेयर्ड, इसको तैयार किया गया है। तो करेंगे अ लिस्ट, एक सूची, ऑफ वीक बॉयज, कमज़ोर बच्चों की, इन आवर क्लास, हमारे क्लास में, हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, तैयार की गई है। तो यहाँ एक लिस्ट की बात आई है, सब्जेक्ट हमारा जो है लिस्ट है, और लिस्ट कितनी है, एक है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर पे, देखिएगा क्या कह रहा है कि देखिएगा यहाँ पे आया है क्या कि 3, देखिए यहाँ 51 की हम बात कर रहे हैं, कह रहा है कि थ्री पार्ट मतलब तीसरा हिस्सा, मतलब 3 पार्ट, 3 हिस्से जो हैं किसके, ऑफ द बिजनेस। अब सोच के बताइए बिजनेस क्या है, व्यवसाय होता है वो अनकाउंटेबल होता है, और कह रहा है कि जो भी 3 पार्ट्स हैं, जो भी 3 हिस्से हैं, और किसके 3 हिस्से हैं, व्यवसाय के। तो व्यवसाय के चाहे 3 हिस्से करिए, 4 हिस्से करिए, व्यवसाय अगर जैसे पानी की बात आई थी कि पानी का चाहे दूसरा हिस्सा कहिए, 1/3 भाग कहिए, 4 भाग कहिए, अगर वाटर अनकाउंटेबल है तो उसके जो भाग होंगे वो भी अनकाउंटेबल होंगे। उसी तरह से जो बिजनेस है, बिजनेस भी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह हम इसको मानेंगे, और बिजनेस वैसे भी आया, देखिए यहाँ बिजनेसेस नहीं आया है, सिंगुलर के सेंस में यूज हुआ है, बिजनेस आया है जब बिजनेस एक है, और इस बिजनेस के क्या है, 3 पार्ट। तो यहाँ पे जो बिजनेस, यहाँ मेन पार्ट क्या है, बिजनेस के सेंस में यूज किया गया है, इसलिए हमारा जो है यहाँ वर्ब आएगी वो क्या आएगी, इज आएगी, इतना याद रखिएगा। तो आएगा हमारा सेंटेंस क्या है, 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस, इस बिजनेस के जो 3 पार्ट्स हैं, जो 3 पार्ट्स हैं, इज इन माई हैंड, मेरे पास है, मेरे हाथ में है। तो यहाँ हम इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ नेक्स्ट नंबर 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन में देखिए आया है एवरी इंच। अब यहाँ पे अगर पिछली वीडियो में अगर आपको याद हो तो हमने एवरी को हमने डिस्कस किया था कि एवरी इंच मतलब हर एक इंच जो है, ऑफ द फील्ड मतलब इस जमीन की एक एक इंच जो है। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, तो अब देखिए यहाँ जो एवरी के बाद वैसे ही आपको बताया गया, जो नाउन आता है वो सिंगुलर आता है, और उसके बाद जो वर्ब आती है वो एवरी के अकॉर्डिंग आती है। एवरी के बाद हमेशा नाउन जो सिंगुलर आता है, और सिंगुलर वो नाउन आएगा तो उसके बाद जो वर्ब आएगी ऑफ द फील्ड के बाद, या जो भी जो है ऑफ के बाद, वो भी हमेशा क्या आती है, सिंगुलर आती है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ वॉज का कॉन्सेप्ट चलेगा, इतना याद रखिएगा। इट मीन्स अगर ध्यान से देखें तो यहाँ कहने का जो मतलब है, क्या कह रहा है कि एवरी इंच, हर एक इंच, और किस चीज़ का इंच कह रहा है, फील्ड मतलब ज़मीन। और वैसे भी जानते रहिएगा ज़मीन जो होता है, जो भी होता है, ये इसे अनकाउंटेबल माना जाता है, क्योंकि ज़मीन जो होता है वो पूरे विश्व को, जो पूरी धरती है वो पूरी ज़मीन है, उसे एक माना जाता है। और कह रहा है कि एवरी इंच ऑफ द फील्ड, ये जो फील्ड है, ज़मीन है ना, इसका एक एक इंच, जो एक इंच की बात की गई है ना, तो वैसे भी एवरी के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर आता है। और इस जो ऑफ से जब दो नाउन प्रोनाउन आपस में जुड़ते हैं, तो आपको ये भी बताया गया था, जब ऑफ से दो नाउन प्रोनाउन जुड़ते हैं, एक तरफ जैसे आया है एवरी इंच और एक तरफ है ऑफ द फील्ड, तो आपको बताया गया कि ऑफ के पहले वाले के अकॉर्डिंग क्या लगती है, वर्ब आगे आती है। और यहाँ एवरी इंच मतलब हर एक इंच, तो कितनी इंच है, हर एक। एवरी का मतलब होता है हर एक, और इंच का मतलब एक। जब एक है तो हमारी जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे वॉज आएगी, वर नहीं आएगी, इतना याद रखिएगा। इसलिए हम यहाँ वर्ब वॉज को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आया है क्या कि नन ऑफ द थीव्स। नन का मतलब होता है कि कोई भी नहीं, ऑफ द थीव्स जितने भी चोर हैं उनमें से कोई भी नहीं। अगर लास्ट अगर आप लेक्चर आपने देखा होगा तो उसमें आपको बताया गया था कि 2 शब्द होते हैं, एक होता है नाइदर और एक होता है नन। नाइदर का मतलब होता है 2 में से कोई एक नहीं, और नन का मतलब होता है 2 से ज़्यादा में से कोई एक भी नहीं। तो यहाँ जितने भी थीव्स आए हैं, इन जितने भी चोर हैं, इनमें ऑफ मतलब में से, नन मतलब कोई एक भी नहीं, और कोई एक भी नहीं। तो यहाँ एक की बात हो रही है, जो आगे की वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे,
देंगे, हैज़ लगा देंगे, तो हो जाएगा नन ऑफ द थीव्स, जितने भी यहाँ चोर हैं उनमें से कोई भी एक भी नहीं हैज़ बीन अरेस्टेड, उनको पकड़ा गया, मतलब जितने भी चोर हैं उनमें से कोई एक भी नहीं पकड़ा गया, और जितने भी होंगे दो से ज़्यादा होंगे, यहाँ बोला नहीं गया है, लेकिन नन हमेशा दो से ज़्यादा में से एक की बात करता है, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आएगा 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एनी बडी, तो जानते रहेगा एनी बडी हो गया, एनी वन हो गया, नो बडी नो वन हो गया, सम वन सम बडी, ये जितने भी होते हैं ये सब सिंगुलर माने जाते हैं, इनके साथ हमेशा जो वर्ब आती है वो क्या आती है, सिंगुलर आती है, इतना याद रखिएगा। और यहाँ देखिए इज आ रहा है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इतना याद रखिएगा। जब भी आ जाए एनी बडी, एनी वन, सम बडी, नो वन, नो बडी, जो इस तरह से कोई भी आ जाएंगे तो जितने भी होते हैं ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर की कैटेगरी में आते हैं, इतना याद रखिएगा। इसलिए वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर रहेगी, कितना याद रखिएगा। फिर देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेन, तो रेन क्या है, बारिश, और बारिश क्या है यहाँ पे, फ्रॉम द स्काई, तो बारिश जो है, बारिश क्या है, यह सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो हमें पता है कि बारिश जो है ये सिंगुलर है, रेन्स नहीं है, रेन, तो रेन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हमें पता है कि यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या आया है, एक आया है फॉल आया है, एक है फॉल्स आया है, तो फॉल और फॉल्स में अंदर क्या है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने की कोशिश की गई। वैसे भी हमें पता है कि रेन्स फॉल्स फ्रॉम द स्काई, की जो वर्षा होती है वो आकाश से होती है, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस है, और यूनिवर्सल ट्रुथ के जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा किस में लिखे जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट रेन है, तो रेन के चूंकि सिंगुलर है तो हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में हम एस या ईएस लगाते हैं, और एस या ईएस किस में लगा है, फॉल्स में लगा है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, द रेन फॉल्स हो जाएगा, याद रखिएगा फॉल्स, तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा, तो हो जाएगा द रेन मतलब जो वर्षा है, फॉल्स मतलब बरसती है, फ्रॉम द या आती है, फ्रॉम स्काई मतलब आकाश से, तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। फिर देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सन, तो जो सन है, जो सूरज है, अब सन कितने सन है, एक ही सन है ना, जो सूरज है अब क्या है, यहाँ सेट होगा, मतलब अस्त होना है, सेट्स होगा, तो हमें पता है जब रेन के साथ फॉल्स आया है तो यहाँ सन के साथ भी क्या आएगा, सेट्स आया, सेट्स मतलब अस्त होना, और कहाँ अस्त होता है, यहाँ पे होता है, सेट्स होता है इन द वेस्ट मतलब वेस्ट में, तो यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे सेट्स हो गया, यहाँ पे एस एस लगा देंगे, क्यों लगा देंगे, क्योंकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रुथ का जो सेंटेंस होता है सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस एस वर्ब में लगा देते हैं, तो हमारा सेट्स हो जाएगा, इसलिए हमारा जो सेट्स होगा, सेट्स नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट नंबर 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर, तो याद रखिएगा देयर से जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है तो देयर के बाद सब्जेक्ट जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, वो डिपेंड करता है कि उस जो देयर के बाद जो वर्ब के बाद कौन सा चीज़ आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है देयर, ठीक, अब देयर के बाद यहाँ क्या आएगी, कोई ना कोई वर्ब आएगी, तो अब ये वर्ब जो आएगी ये सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, ये डिपेंड करता है कि इसके बाद क्या आया है, तो ये इसके बाद क्या है, एन एग, तो एन एग का मतलब होता है एक है, एक अंडा है, जब एक है तो इसके पहले क्या आएगी वर्ब, एक के लिए सिंगुलर आएगा, और अगर ये होता 2x होता तो यहाँ प्लूरल हम मान लेते। तो अब यहाँ जानते रहेगा चूंकि यहाँ बात एक एक की गई है इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम इज लगाएंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, देयर इज एन एग, कि एक अंडा है, ऑन द प्लेट मतलब प्लेट में, तो प्लेट के ऊपर क्या है, एक अंडा है, तो हम यहाँ इज लगाएंगे, इतना याद रखिए, क्योंकि अंडे कितने हैं, एक ही है, और देयर से सेंटेंस कौन सा शुरू होता है, जानते हैं कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है उसको हम देयर से शुरू करते हैं, इतना याद रखिएगा। फिर देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विनय, तो विनय एंड मुकेश, तो अब देखते हैं कि जब भी दो नाउन प्रोनाउन आपस में एंड से जुड़ते हैं तो उसके वो हमेशा प्लूरल बन जाते हैं, अगर सिर्फ विनय होता तो सिंगुलर होता, सिर्फ मुकेश होता तो सिंगुलर होता, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन विनय एंड मुकेश, विनय और मुकेश ये दोनों ही, अब ये क्लेवर और क्लेवर क्या है, बॉयज़ है, तो बॉयज़ का मतलब क्या है, प्लूरल है, इसका मतलब जब प्लूरल दोनों मिला हो गए हैं तभी तो बॉयज़ हुए हैं, इसका मतलब जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, आर लगा देंगे, तो हो जाएगा विनय एंड मुकेश आर क्लेवर बॉयज़, विनय और मुकेश जो हैं वो बहुत ही चतुर या चालाक लड़के हैं। फिर देखिए आ जाएंगे 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनोज, तो मनोज क्या है, द टॉलेस्ट ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, अब देखिए पूरे का मतलब क्या है, ये नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के रूल से लिखा गया है, अगर आपने सिंथेसिस पढ़ा होगा 12th में तो वहाँ ये रूल आपको मिलता है नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का। तो यहाँ क्या कह रहा है, मनोज,
मनोज है। अब आगे का जो सेंटेंस आया है ये पूरा का पूरा द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन आवर क्लास, ये पूरा मनोज के बारे में बात कर रहा है। तो मनोज है, देखिए मनोज, मनोज क्या है, द टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा, ऑफ ऑल द स्टूडेंट सभी विद्यार्थियों में, इन आवर क्लास में हमारे क्लास में। तो कहना ये चाह रहा है कि हमारे क्लास में सबसे जो है ये जो मनोज है हमारे क्लास में सभी विद्यार्थियों में सबसे लंबा लड़का ये है। कौन है? मनोज है। तो चूंकि मनोज है तो इसका मतलब कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही है और उस सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। तो यहाँ कह रहा है कि जो मनोज, यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ इरेज कर देने, ऊपर जो भी चीज़ें हैं थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हो सकता है कर रही होंगी। तो मान लीजिए यहाँ आर हो गया, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देंगे तो थोड़ा आपको क्लियर दिखाई देगा। हाँ देखिए, अब कह रहे हैं मनोज जो है, मनोज क्या है, द टॉलेस्ट जो सबसे लंबा, ऑफ ऑल द स्टूडेंट सभी विद्यार्थियों में सबसे लंबा क्या है, विद्यार्थी है, इन आवर क्लास हमारे क्लास में। तो जो हमारे क्लास में कौन सबसे लंबा लड़का है, मनोज है। तो इसके मतलब पूरे सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, मनोज की हो रही है। जब बात मनोज की हो रही है और मनोज सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इसलिए यहाँ पे जो इज और आर में से आया है तो यहाँ इज लगाएंगे। तो जानते रहिएगा हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, मनोज जो है द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन आवर क्लास, हमारे क्लास में जो सबसे लंबे जो सभी बच्चों में सबसे लंबा लड़का है वो क्या है, इज क्लेवर, वो बहुत ही चालाक है। इसलिए हमारे यहाँ इज आएगा। क्यों? क्योंकि नॉन ऑफ प्रेजेंट अपोजिशन के रूल से बनाया गया है। यहाँ मनोज की बात की गई और ये मनोज की विशेषता बताई गई, जो पूरा का पूरा यहाँ जो लिखाया गया है ना, द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन आवर क्लास, ये पूरा का पूरा बोला गया किसके बारे में, मनोज के बारे में बोला गया है। इतना याद रखिएगा। इसलिए हमारे यहाँ क्या लगेगा, इज लगेगा। यहाँ जो राइट आंसर होगा इतना याद रखिएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ इज हो जाएगा। इतना याद रखिएगा। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक आया है, पहले फिल इन द ब्लैंक आ गया। अब क्या कह रहा है कि दीज चिल्ड्रेन, इन बच्चों, और ऑफ अपॉस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, के, की, या तो का मीनिंग है या की, यहाँ पे जो सेंसेस बैठा है वैसे मात्रा लगा देंगे। तो कह रहे हैं कि दीज चिल्ड्रेन, इन बच्चों, और यहाँ पे एस का मतलब हो जाएगा की, माँ, मदर का मतलब माँ जो है, इल मतलब बीमार है। तो अब देखिए यहाँ पे बीमार कौन है, बच्चे बीमार हैं कि बच्चों की माँ बीमार है, क्योंकि जो बीमार होगा वही सब्जेक्ट बनेगा और जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार वर्ब लगेगी, जो कि इंट्रोगेटिव में सेंटेंस आया है। तो इंट्रोगेटिव में जो आते हैं हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेंटेंस के शुरू में होता है। तो यहाँ पे आया दीज चिल्ड्रंस, इन बच्चों की, अपॉस्ट्रॉफी का मतलब की हो जाएगा। तो इन बच्चों की जो माँ है वो क्या है, बीमार है। अब सोच के बताइए, कह रहे हैं बच्चे बहुत हैं और माँ जो है, मदर्स नहीं आया है, मदर आया है। और मदर इसका मतलब कि माँ एक है, उसके कई बच्चे होंगे, मतलब 2 से 3 या 4 जो भी होंगे। तो कह रहे 2, 3, 4 जो भी बच्चे हैं उसकी जो माँ क्या है, बीमार है। तो बीमार कौन है, माँ है। जब माँ बीमार है तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो माँ ही बनेगी, और जब माँ है तो माँ सिंगुलर है, तो हमारा इज आर में हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इज दीज चिल्ड्रन मदर। इज मतलब क्या, दीज चिल्ड्रन मतलब इन बच्चों की, एस मतलब जो है अपॉस्ट्रॉफी की, मदर मतलब माँ, इल मतलब बीमार है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि इज दीज चिल्ड्रंस मदर इल, क्या इन बच्चों की माँ बीमार है। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, माँ है, इसलिए हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। इसको अगर थोड़ा सा और अगर आपको समझना हो तो आइए सेंटेंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जैसे देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको समझाने के लिए कुछ सेंटेंसेस लिख दिए गए हैं। देखिए अगर सेंटेंस इस तरह है तो दीज चिल्ड्रेन, तो दीज चिल्ड्रेन मतलब ये सभी के सभी जो बच्चे हैं क्या है, आर इल, बीमार हैं। तो हमें पता है कि दीज चिल्ड्रेन जो है, यहाँ चिल्ड्रेन का मतलब होता है कि बच्चे, और बच्चे मतलब मोर देन वन। अगर एक होता तो हम चाइल्ड बोलते और चिल्ड्रेन ना बोलते। जब एक से ज़्यादा होगा तो हम उसको चिल्ड्रेन बोलते हैं। और जब चिल्ड्रेन है तो चिल्ड्रेन के साथ वर्ब क्या आती है, आर आती है। आर का मतलब आर नहीं, प्लूरल वर्ब आती है। अगर इज एम आर में चूज़ करना होगा तो आर यूज़ करेंगे, वॉज वर्ब में यूज़ करना होगा तो वर यूज़ करेंगे, हैज़ हैव में यूज़ करना होगा तो हम हैव यूज़ करेंगे। क्योंकि यहाँ चिल्ड्रन बच्चों की बात की, बहुत ढेर सारे बच्चे हैं, तो वर्ब क्या आएगी, आगे प्लूरल आएगी। तो हमारा सेंटेंस को क्या हुआ, दीज चिल्ड्रन आर इल, ये जो बच्चे क्या हैं, बीमार है, हमारा राइट आंसर है। फिर देखिए सेकंड नंबर पे क्या है कि दीज चिल्ड्रन। अब दीज चिल्ड्रन देखिए इसमें क्या है कि पहले नंबर पे कह रहा है कि ये बच्चे बीमार हैं, लेकिन दूसरे में कह रहा है कि दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों, और अपॉस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है की। तो कह रहे हैं इन बच्चों की क्या है, माँ बीमार है कि माएँ बीमार है। तो यहाँ मदर का मतलब है माँ बीमार है, इसका मतलब कि बच्चों, जितने भी यहाँ बच्चे हैं उन सभी की माँ जो है एक ही है, और जो आई है वो यहाँ पे है, ये है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या बना कि दीज चिल्ड्रंस मदर, इन बच्चों की जो माँ है, तो माँ जो है क्या है, बीमार है। तो माँ सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, इसलिए हमारा ये भी राइट आंसर ही रहेगा। अब देखिए इसी को अगर इस तरह से लिखा जाता कि दीज चिल्ड्रंस, इन बच्चों की, और यहाँ देखिए मदर आया है कि मदर्स आया है, यहाँ मदर्स आया है,
तो यहाँ बोलेंगे इन बच्चों की माएँ, मतलब कि यहाँ ढेर सारे बच्चे भी हैं, उन बच्चों की सभी की अलग अलग माएँ हैं। तो यहाँ पे बच्चे भी ढेर सारे हो गए और मदर्स भी ढेर सारी हो गई। तो अब कह रहे हैं कि दीज चिल्ड्रंस मदर्स, इन बच्चों की जो माएँ हैं वो सभी माएँ क्या हैं, आर इल, बीमार हैं। तो यहाँ माँ जो है एक नहीं है, कई माएँ हैं। जब कई हैं तो उनके लिए हम आर लगाएंगे। तो जानते हैं कि ये भी हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी का अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट जो आता है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब उठाकर सब्जेक्ट कर देते हैं, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह कर देते हैं। जैसे यहाँ देखिए आया है आर, तो कह रहे हैं आर मतलब यहाँ क्या के सेंस में, क्या दीज चिल्ड्रन, ये जो बच्चे हैं, इल मतलब बीमार हैं, तो क्या ये सभी बच्चे क्या है, बीमार है, क्वेश्चन मार्क। तो अगर बीमार है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, इसका ऐसे आंसर बनेगा। तो यहाँ आर क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ बच्चों की बात कर रहे हैं। जब बच्चों की बात कर रहे हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आर होगा। लेकिन यहाँ इज क्यों आया, तो हमने कहा कि दीज चिल्ड्रंस मदर, यहाँ हमने बात क्या की है, इन बच्चों की माँ कितनी है, एक है। जब एक है तो इसीलिए हमने सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग क्या लगाया, इज लगाया। इज दीज चिल्ड्रंस मदर, क्या इन बच्चों की जो माँ है, इल मतलब बीमार है, तो हमारा ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस सही है। फिर देखिएगा लास्ट में क्या है, आर, यहाँ आर क्यों आ गया, क्योंकि हमने कहा आर दीज चिल्ड्रंस मदर्स, तो माँ कितनी है, ढेर सारी है। तो कहने क्या इन बच्चों की जो माएँ हैं, इल मतलब बीमार हैं, अगर बीमार है तो हाँ, नहीं तो नहीं। तो अब यहाँ आर क्यों आया, क्योंकि यहाँ मदर्स की बात की गई और मदर्स जो है प्लूरल है, तो यहाँ जो माँ की बात की गई है, इतना याद रखिए। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है यहाँ पे दीज चिल्ड्रन। जब दीज चिल्ड्रन आ गया तो वर्ब, चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। सेकंड में क्या है, सेकंड का सब्जेक्ट कौन है, दीज चिल्ड्रंस मदर, तो बच्चे नहीं है बल्कि बीमार कौन है, माँ है। तो सब्जेक्ट कौन बनेगी, माँ बनेगी, और माँ क्या है, मदर सिंगुलर आया है, तो आगे की वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। उसी तरह तीसरे नंबर पर क्या है, दीज चिल्ड्रंस, और क्या है, माएँ। तो माएँ क्या है, बहुत ढेर सारी, एक से ज़्यादा माएँ हैं। जब एक से ज़्यादा है तो इसलिए प्लूरल हो गया, इसलिए आगे की जो वर्ब आई है वो भी क्या आ गई है, आर आ गई। इसी तरह इंट्रोगेटिव में जब यहाँ पे बात बच्चों की आई है तो बच्चे क्या है, प्लूरल है, तो आगे आर आया। और अगर यहाँ पे दीज चिल्ड्रन मदर, मदर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इज आया। और यहाँ बात की गई दीज चिल्ड्रंस मदर, और मदर्स क्या है, ढेर सारी हैं, इसलिए यहाँ पर भी क्या है, आ रहा है। तो मैं भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों आर आ रहा है, कहाँ पे इज आ रहा है। अब आइए अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, 60 नंबर पे देखिए। अब यहाँ क्या कह रहा था, दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों की क्या आया है, माँ आया है कि माएँ आया है, मदर आया है ना। जब मदर सिंगुलर है तो जब सिंगुलर की बात हो रही है तो आगे की वर्ब जो आएगी इज या आर में क्या आएगी, इज ही तो आएगी। जैसा कि हमने पिछले सेंटेंस, हमने पिछले क्वेश्चन को हमने देखा था। तो इसलिए अगर यहाँ मदर के बजाय मदर्स आ जाता तो हम वहाँ पे आर लगा देते, इतना याद रखिएगा। फिर भी आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर देखिए आ जाएंगे 61 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 61 नंबर क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए इसको पहले क्लिक कर देंगे तो ये हमारा इस जानते रहेगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें आ जाएंगे, कह रहा है कि अ ईयर 12 मंथ। तो एक ईयर में जो है, कह रहा है कि एक, कहना का ये चाह रहा है कि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो कितने ईयर में होते हैं, एक ईयर। तो ईयर तो एक ही है ना, जब ईयर एक है तो इसका मतलब सिंगुलर हुआ, और सिंगुलर के लिए वर्ब क्या लगाएंगे, वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो हैज़ है में क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। तो इसलिए हमारा हो जाएगा अ ईयर, एक ईयर में हैज़ मतलब होते हैं 12 मतलब 12 महीने। तो ये हमारा हैज़ हो, क्योंकि ईयर एक है। हाँ, अगर ये होता कि यहाँ 2 ईयर हो जाता, 3 ईयर हो जाता तो हम यहाँ पे हैव लगाते। लेकिन यहाँ अ ईयर की एक साल की बात हो रही है और साल एक है, वर्ष एक है, इसलिए हम यहाँ हैज़ लगाएंगे, तो याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर पर आ जाएंगे। आया है देखिएगा 62 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द लिटिल गर्ल, द लिटिल गर्ल का मतलब वह छोटी सी बच्ची जो है क्या कर रही है, वॉकिंग मतलब पैदल ही जा रही है। और कहाँ जा रही है, डाउन मतलब नीचे जा रही है। किसके नीचे जा रही है, स्ट्रीट मतलब सड़क के। और कैसे, कैराइंग मतलब वो ली हुई है, हर डॉल मतलब अपनी गुड़िया को। अब देखिए कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस, कह रहा है कि एक छोटी सी बच्ची है जो कि वॉक मतलब पैदल ही जा रही है। कहाँ जा रही, डाउन, डाउन का नीचे, नीचे कहाँ जा रही, अरे जैसे सड़क आप देखते हैं, सड़क हमेशा क्या होता है, ऊंचे स्थान पर होता है, और जो उसके बाद जो गली मोहल्ले जहाँ से गलियाँ शुरू होती है वो हमेशा सड़क से निचले स्तर पे होते हैं। तो मेन सड़क से नीचे आ रही थी। तो कह रहे हैं कि वह छोटी सी बच्ची वॉकिंग पैदल ही चली जा रही थी, डाउन मतलब नीचे, स्ट्रीट मतलब सड़क के नीचे जा रही थी। कैराइंग उसने ले रखा हुआ था, हाथ में लिया हुआ था, क्या लिया हुआ था, हर डॉल अपने डॉल को। तो सोच के बताइए, तो बच्ची कितनी है, एक ही है, एक से ज़्यादा है। यहाँ तो ये तो बोला नहीं गया है द लिटिल गर्ल्स, अगर गर्ल्स होता तो गर्ल्स प्लूरल आ जाता, लेकिन यहाँ बोला गया है कि एक ही, लिटिल गर्ल मतलब वह छोटी सी बच्ची, और बच्ची जो एक ही है, गर्ल एक ही है। जब एक है तो वर्ब भी हमारी क्या आएगी, ये एक ही के लिए आएगी, जो कि सिंगुलर आएगी। क्या हम लगाएंगे,
इज लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा द लिटिल गर्ल, जो छोटी सी बच्ची, इज वॉकिंग, वो पैदल चली जा रही है, डाउन मतलब नीचे, द स्ट्रीट मतलब सड़क के, कैराइंग जो कि हाथ में ली हुई है, हर डॉल मतलब अपनी गुड़िया को, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 34 यहाँ पे आगे 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू ही एंड आई। अभी देखिए यहाँ पे यू भी है, ही भी है, एंड आई मतलब कि आप, वह और मैं, मतलब हम तीनों लोग हैं, वह आप भी हैं, वह भी है और मैं भी हूँ, और क्या है, अब सोच के बताइए, इज फ्रेंड होंगे कि आर फ्रेंड हो। जब तीनों लोगों की बात की गई है, जब तीनों लोग होंगे तब तो हम आर ही कहेंगे ना, कहते नहीं कि आप कहते हैं कि वी आर फ्रेंड, तो जब वी आर फ्रेंड तो ये भी तो कह रहा है कि आप, वह और मैं, मतलब हम तीनों लोग, जब हम तीनों लोग क्या हैं, फ्रेंड है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, इतना याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे आर पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ARE, यहाँ हम नोट कर लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे 64 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द वेक्स ऑफ सीन, द वेक्स ऑफ सीन क्या है, डेथ है। तो याद रखिएगा यहाँ वेक्स का दो मतलब होता है। वेक्स को जो होता था पहले जो बोला जाता था, जानते रहिएगा, वेक्स को बोला जाता था, तो याद रखिएगा जैसे आया द वेजेस ऑफ सिन, द वेजेस ऑफ सिन का मतलब होता है पाप का दंड। तो जानते रहिएगा वेज का मतलब दो होता है, पहले के सेंस में अगर इस तरह जो सेंटेंस में आया है द वेजेस ऑफ सिन डेथ, तो जानते रहिएगा वेज का, वेजेस का यहाँ मतलब होता है, जानते रहिएगा दंड है, और कह रहे हैं कि पाप का जो दंड होता है, जब दंड के सेंस में वेजेस का यूज होता है तो जानते रहिएगा उसको सिंगुलर माना जाता है, उसके साथ क्या यूज किया जाता है, इसके साथ इज यूज किया जाता है, इतना याद रखिएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा। और थोड़ा सा रिटर्न चलते हैं, देखिए 63 नंबर क्वेश्चन पे, देखिए यहाँ पे आया था, यहाँ देखिए ऑप्शन में कहीं इज तो आया नहीं, एम और आ रहा है, थोड़ा सा वहाँ मिस्टेक हो गया है, तो उस मिस्टेक को थोड़ा सा हम सुधार लेंगे। तो जानते रहिएगा यहाँ जो आया है आर नहीं आएगा, यहाँ एम आएगा। अब ये एम क्यों आएगा, तो इसका कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम एम लिख देंगे। अब एम क्यों आया, तो हम दो सेंटेंस को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 30, ये जो आपका 63 नंबर आया है कि यहाँ एम क्यों आया, तो यहाँ पे आर या फिर इज क्यों नहीं आया, और यहाँ पर इज आया है, यहाँ इज के स्थान पे आर भी हो सकता है। अब किस कंडीशन में ये दोनों हो सकते हैं, इन दोनों सेंटेंसेस को आइए थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। बट जानते रहिएगा इसको एम नहीं आर ही कर देंगे, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था इस क्वेश्चन ने, तो यहाँ क्या करेंगे, आर ही कर देंगे, इतना याद रखिएगा। तो हमारे क्या रहेगा, आर ही रहेगा, इतना याद रखिएगा। हाँ, अब इसके कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे थे, तो आइए अब इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो जानते रहिएगा हमें पता है कि जितने भी प्रोनाउन होते हैं उनको टोटल सभी प्रोनाउन को हम 3 पर्सन में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, पहला होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन की अगर बात करें तो जानते रहिएगा हमें पता है कि जो पहला होता है क्या होता है, ये होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं, तो हमें पता है कि फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और वी। आई और वी को फर्स्ट पर्सन में रखा गया है। सेकंड पर्सन में किसको रखा गया है, सेकंड पर्सन में रखा गया है यू को। और आई वी और यू को छोड़कर जितने भी नाउन प्रोनाउन बचते हैं वो सब किस में आते हैं, सब ये आते हैं ही शी दी, ये सब जितने भी हैं सब किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में। इस तरह फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, सेकंड में आता है यू, और थर्ड में आता है ही शी दे या फिर अदर जितने भी नाउन प्रोनाउन आते हैं सब आ जाते हैं थर्ड पर्सन। बस इतना याद रखना है, फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड में यू, इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं सब थर्ड पर्सन होती हैं। अब देखिए ये जितने भी प्रोनाउन होते हैं इसको लिखने का एक अपना तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। कैसे होता है, देखिए यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, तो यहाँ देखिए 3 पॉइंट्स बताएंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, इन गुड सेंस। जब गुड सेंस में सेंटेंस बोलना हो, मतलब सेंटेंस का जो मीनिंग हो, पॉजिटिव हो, अच्छी बातें बोली गई हैं, तो प्रोनाउन का रखने का जो क्रम क्या होता है, 2 3 1 होता है। मतलब सबसे पहले 2 का मतलब सेकंड पर्सन, यहाँ 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, और 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन। सबसे पहले सेकंड पर्सन को रखेंगे, फिर थर्ड को रखेंगे, उसके बाद 1 को रखेंगे। और अगर बैड सेंस में आपको दिखाना हो, कोई सेंटेंस है बैड सेंस दिखाना है, अगर उसमें मीनिंग देना है, तब सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, सेकंड, उसके बाद थर्ड पर्सन। और उसके बाद थर्ड देखिए यहाँ पॉइंट क्या कह रहा है कि व्हेन ऑल द पर्सन आर इन प्लूरल केस। अगर मान लीजिए कि कोई जितने भी सेंटेंस जो हम लिख रहे हैं उसमें जितने भी प्रोनाउन आए हैं वो सब प्लूरल केस में है, सभी क्या है, प्लूरल हैं, सभी क्या है, बहुवचन में है। तो अगर सभी प्लूरल केस में है तो जानते रहिएगा फिर वहाँ चाहे गुड सेंस में सेंटेंस हो या बैड सेंस में हो, उसका जो रखने का पैटर्न होगा वो क्या होगा, 1 2 3 ही होगा, इतना याद रखिए। इसका मतलब हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट निकल के आए। अगर गुड सेंस में सेंटेंस है, सिंगुलर प्लूरल मिक्स करके आया है, तो क्या लिखेंगे,
2 3 1। और अगर बैड सेंस में है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो सब होंगे 1 2 3। और अगर तीनों ही प्रोनाउन क्या है, प्लूरल केस में, फिर चाहे सेंटेंस में चाहे गुड की बात की गई हो या बैड सेंस की बात की गई हो, वो किस में रहेगा, 1 2 3 रहेगा। तो आइए इसको एक एक सेंटेंस को हम यहाँ देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ हेडिंग आपको दिख रही है गुड सेंस। अब गुड सेंस की अगर बात करें तो देखिए यहाँ गुड सेंस में क्या है, इन गुड सेंस। अगर गुड सेंस में सेंटेंस को आपको लिखना, अगर लिखा हुआ है तो वहाँ उसको जो रखने का पैटर्न क्या होगा, 2 3 1 होगा। जैसे यहाँ देखिए लिया है यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन हो गया। ही क्या है, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन हो गया। एंड आई कौन सा है, थर्ड फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन। इसका मतलब रखने का जो पैटर्न हमारा सही है, सबसे पहले क्या है, यू ही एंड आई। अब ये देखिए यू 2 3 1 हम कब लगते हैं, जब हमारा सेंटेंस गुड सेंस में। मतलब सेंटेंस को पढ़ेंगे, देखिए यहाँ गुड सेंस की बात की गई या बैड सेंस की। तो कह रहे हैं कि यू ही एंड आई, कि आप, वह और मैं। अब जब तीन लोग मिल गए तो जाहिर सी बात है वर्ब जो आएगी प्लूरल ही आएगी, तो हो गया आर। क्या है, गुड फ्रेंड्स है, अच्छे मित्र हैं। तो क्या इसमें कोई बुरी बात की गई है, नहीं। इसमें गुड सेंस में सेंटेंस बोला गया है। जब गुड सेंस में बोला गया है, पॉजिटिव में बोला गया है, तो हमारा सेंटेंस का जो रखने का तरीका हो गया, क्या होगा, 2 3 1 होगा। इसीलिए हमारा ये पहला सेंटेंस क्या हो गया है, राइट हो गया है। फिर देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, ही यू एंड आई। ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है। यू क्या है, सेकंड पर्सन है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। आर गुड फ्रेंड, हम अच्छे मित्र हैं। जब गुड सेंस में सेंटेंस को बोला गया है तो हमारा सेंटेंस का जो प्रोनाउन रखने का पैटर्न होता है वो 2 3 1 होता है। और यहाँ क्या लगाया गया है, यहाँ पहले रख दिया गया है 3 को, फिर यहाँ लिख दिया है दूसरे को, फिर यहाँ लिख दिया गया है 1 को। तो ये तो 3 2 1 बन रहा है। 3 2 1 नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए था, 2 3 1 होना चाहिए। इसीलिए हमारा ये सेंटेंस क्या हो गया है, इनकरेक्ट हो गया है। फिर देखिए इसमें क्या है, इसमें पहले है 1, पहले फर्स्ट नंबर को दे दिया गया, फिर सेकंड को दे दिया गया, उसके बाद थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होता, बल्कि 2 3 1 होना चाहिए, कि गुड ही सेंस में यहाँ पर भी सेंटेंस बोला गया है। इसलिए ये भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए इसमें क्या है कि यू आई एंड ही, मतलब पहले आ गया सेकेंड पर्सन, उसके बाद आया है फर्स्ट पर्सन, और उसके बाद आया है थर्ड पर्सन। और सेंटेंस गुड सेंस में बोला गया है। जब गुड सेंस में बोला गया है तो हमारा जो सेंटेंस होगा, उसका रखने का जो पैटर्न होगा प्रोनाउन को, क्या होगा, वो होना चाहिए 2 3 1। और यहाँ देखिए मिस्टेक की क्या गई, यहाँ आया है 2 1 3 आया है। 2 1 3 नहीं होना चाहिए, बल्कि 2 3 1 होना चाहिए। इसलिए हमारा ये भी सेंटेंस क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो इनकरेक्ट होने का जो बेस क्या था, आधार क्या था, वो था प्रोनाउन को प्लेस करना। तो प्रोनाउन को रखने का जो पैटर्न होता है हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर सेंटेंस गुड सेंस में बोला है, नॉर्मल सेंटेंस भी होगा, तब भी हमें सबसे पहले सेकंड पर्सन लगाना होगा, फिर थर्ड लगाना होगा, उसके बाद फर्स्ट लगाना होगा, उसके बाद जो वर्ब आएगी प्लूरल आएगी, इतना याद रखिएगा। अब देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट में। तो देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है, इन बैड सेंस। मान लीजिए अगर बैड सेंस में सेंटेंस होता तब क्या होता है, अगर बैड सेंस में सेंटेंस को लिखना है, अगर लिखा हुआ आएगा तो उसका जो प्रोनाउन का रखने का पैटर्न क्या होगा, 1 2 3 होगा। अब कैसे, जैसे देखिए इसमें है आई, मैं, यू मतलब आप, एंड ही और वह क्या है, आर गिल्टी हैं। हम सब क्या है, अपराधी हैं। इस जो भी चीज़ हो रही है इसके पीछे का जो कारण है वो हम ही सब हैं। इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस में गुड सेंस नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या देखे तो यह कमिटमेंट की बात हो रही है, कि आपने जो कभी गलती की थी आप उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये बैड सेंस की बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ एक्सेप्टेंस की बात है, किसकी, गलती की बात आई है। इसका मतलब आपने कभी कुछ गलत किया था, अब उस गलत बात को यहाँ पे आप लिख रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं। तो ये बैड सेंस में सेंटेंस जा रहा है। और बैड सेंस में जब सेंटेंस आता है, जब भी यहाँ पश्चाताप की बात आ रही है, और देखिए जब भी इंसान कोई पश्चाताप करता है तो सबसे पहले अपनी गलती मानता है, इसलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन को रखते हैं। उसके बाद जो उसका करीबी होता है फिर उसको वो दोष देता है, तो यू हो गया वो करीबी। उसके बाद फिर दूसरे लोगों को देता है, तो दूसरे लोगों में थर्ड पर्सन आ जाता है। इसलिए इसका जो रखने का पैटर्न होता है 1 2 3 होता है। सबसे पहले इंसान खुद को गलत ठहराता है, उसके बाद जो उसके करीबी होते हैं उसको ठहराता है, उसके बाद फिर अदर लोग जो बचेंगे उसको। इसी 1 2 3 लिखने का पैटर्न हमारा होता है। इसलिए हमारा ये पहला नंबर क्या है, सेंटेंस राइट हो गया है। फिर देखिए सेकंड में क्या है, यू आई एंड ही आर गिल्टी। तो ये आर गिल्टी तो सही है, लेकिन यहाँ क्या प्रोनाउन का जो रखने का जो पैटर्न है, क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे यू लिख देंगे, तो यहाँ बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पे क्यों सही नहीं, क्योंकि यहाँ लगाया गया है पहले 2 लगाया गया, फिर 1 लगाया गया, फिर 3 लगाया गया है। और यहाँ बात की गई है निगेटिव सेंस में। तो हमारा जो सेंटेंस होना चाहिए 1 2 3 होना चाहिए, लेकिन 1 2 3 की बजाय यहाँ क्या है 2 1 3 लिखा गया, इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या हो गया है, इनकरेक्ट हो गया है। फिर देखिए ये सेंटेंस क्यों इनकरेक्ट हो गया, 1 तो लगाया गया, लेकिन 1 के बाद सेकंड आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या लगा दिया गया, थर्ड को लगा दिया गया। यह 1 3 2 किया गया, लेकिन 1 3 2 नहीं होता चाहिए, 1 2 3 होता है। इसलिए हमारा ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरह लास्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पे आ गया 3 2 1 आया है। तो हमें पता है कि जब बात निगेटिव सेंस की बात की जाती है, कमिटमेंट की बात की जाती है, तो यहाँ 3 2 1 नहीं, बल्कि 1 2 3 होना चाहिए। और यहाँ देखिए प्रोनाउन का रखने का जो यहाँ
पैटर्न है वो गलत है, इसलिए हमारा ये भी सेंटेंस क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर देखिए आया है सेंटेंस, आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया गया था, व्हेन ऑल द प्रोनाउंस आर इन प्लूरल केस, अगर जितने भी प्रोनाउन हैं जो भी तीन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर ये सभी के सभी क्या है, प्लूरल केस में है, तो उनका रखने का पैटर्न क्या होगा, तब वहां पे रखने का पैटर्न क्या होगा, 1 2 3 होगा। फिर चाहे वो गुड सेंस में हो या बैड सेंस में सेंटेंस आया हो, अगर तीनों ही पर्सन के प्रोनाउन प्लूरल है तो 1 2 3 ही हम लिखेंगे। अब आइए देखें, चेक करते हैं। जिस देखिए इसमें क्या है, वी यू एंड दे, तो देखिए वी हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकंड पर्सन और दे हो गया थर्ड पर्सन। हमें पता है कि वी जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, दे जो होता है वो भी क्या होता है, प्लूरल होता है। अब जानते हैं कि यू जो होता है वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। जब यहाँ पे ये कंफर्म हो कि यू सिंगुलर माने या प्लूरल मानते हैं, जानते हैं कि जब दो आ जाएंगे प्लूरल, देखिए यहाँ देखिए वी आया है, यहाँ फर्स्ट क्या है, वी है, तो जब वी यहाँ पे प्लूरल है, थर्ड भी यहाँ प्लूरल है, तो मान लेंगे यहाँ जो यू है, यू भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो मान लेंगे तीनों पर्सन क्या है, प्लूरल में है। जब तीनों पर्सन प्लूरल में है तो उनका रखने का पैटर्न क्या होना चाहिए, 1 2 3 होना चाहिए। तो वी वन ही होता है, यू सेकंड ही होता है, और थ्री कौन हो गया, दे हो गया। तो हमारा रखने का जो पैटर्न है एकदम सही है। उसके बाद आर गुड फ्रेंड्स, तो हमारे आगे का सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तीन लोग हैं, तीन बात की गई है, तो आर तो आएगा ही, प्लूरल के सेंस सेंटेंस है, इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या हो गया, राइट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, यू वी एंड दे, तो सबसे पहले क्या आ गया, सेकंड पर्सन, फिर वी आया, दे आया। जब यहाँ पे सारे प्रोनाउन क्या है, प्लूरल सेंस में यूज हुए हैं, तो उसका जो पैटर्न होगा वो 2 1 3 नहीं होगा। यहाँ देखिए यू क्या है, सेकंड है, यहाँ दे ये क्या है, सेकंड नंबर है, वी क्या है, फर्स्ट नंबर है, और दे क्या है, थर्ड नंबर है। तो पैटर्न 2 1 3 नहीं होना चाहिए, बल्कि 1 2 3 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही पर्सन क्या है, प्लूरल में है। तो आगे का हमारा सेंटेंस एकदम सही है। लेकिन प्रॉब्लम किस में है, इन तीनों में प्रॉब्लम है। इन तीनों में प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा यहाँ सेंटेंस ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इसी तरह देखिए दे आया है, दे हमारा प्लूरल है, यू आ गया और लास्ट में वी आया है, तो दे और वी जब दोनों प्लूरल है तो मान लेंगे यू भी क्या रहा होगा, प्लूरल ही मान लेंगे। जब तीनों पर्सन प्लूरल आ गए हैं तो उसका रखने का पैटर्न, यहाँ देखिए दे क्या है, ये थर्ड पर्सन है, यू क्या है, सेकंड है, और वी क्या है, फर्स्ट है। तो यहाँ पैटर्न क्या बन रहा है, 3 2 1 बन रहा है। तो 3 2 1 नहीं, बल्कि 1 2 3 होना चाहिए। इस आगे का हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, केवल मिस्टेक कहाँ है, प्रोनाउन को रखने के पैटर्न में। इसलिए हमारा ये भी क्या हो जाएगा, हमारा ये भी जो हमारा सेंटेंस है ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इतना याद रखिएगा, तो मे भी आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। अब इसी के साथ जैसे इसको हम पूरा चेक तो कर ही रहे हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब तीनों पर्सन एक साथ आ जाते हैं तो उसका जो प्रोनाउन लगाया जाता है, प्रोनाउन क्या लगाया जाएगा। तो आइए इसको थोड़ा, आप प्रोनाउन का मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इन सभी में क्या लगाया जाएगा, थोड़ा सा इसको आइए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक रूल्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए कि सेंटेंस क्या कह रहा है कि ही इज डूइंग, वह कर रहा है, क्या कर रहा है। हमें पता है कि ही के लिए अपने की जो सेंस आता है वो हिज आता है, अपना, हिज वर्क मतलब अपना काम, और हिमसेल्फ मतलब खुद ही। तो हमारा सेंटेंस क्या कहे कि वह अपना काम खुद ही कर रहा है। और दूसरा कह रहे हैं शी मतलब वह, इज डूइंग मतलब कर रही है, हर वर्क मतलब अपना कार्य, हर सेल्फ मतलब खुद ही या स्वयं, तो वह अपना काम खुद ही कर रही है। तो फिर देखिए आया है आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ, माई वर्क मतलब अपना काम, और कैसे कर रहा हूँ, माई सेल्फ मतलब खुद ही या स्वयं ही कर रहा हूँ। और देखिए यह है यू आर डूइंग, तो यू आर डूइंग आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, योर वर्क मतलब अपना काम, और योर सेल्फ मतलब खुद ही या स्वयं ही। और फिर देखिए वी आर डूइंग हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आवर वर्क अपना काम, और कैसे कर रहे हैं, आवर सेल्फ मतलब खुद ही या स्वयं ही। उसी तरह दे के लिए आता है दे आर डूइंग, वे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देयर वर्क अपना काम, और देमसेल्फ मतलब खुद ही या स्वयं ही। तो जानते रहिए यहाँ जो भी वर्ड आए हैं, यहाँ पे जैसे आया है देखिएगा, देखिए ही के साथ जानते रहिए कि जितने भी यहाँ आए हैं इन सब का यहाँ जो अर्थ है वो है अपना के सेंस में आया है। और यहाँ हिमसेल्फ जो है वो आया है स्वयं ही या खुद ही के सेंस में आया है। जानते रहिएगा स्वयं ही या फिर खुद ही के सेंस में आया है, इतना याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि हमें पता है कि ही के लिए जो अपना या खुद ही की जो मीनिंग होती है वो होती है हिज, और स्वयं ही की मीनिंग क्या होती है, हिमसेल्फ होती है। उसी तरह शी के लिए जो अपना की मीनिंग होती है वो होती है हर, और खुद ही या स्वयं के लिए जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, हर सेल्फ होती है। उसी तरह आई के लिए जो होता है अपना की मीनिंग होता है वो माई, और जानते रहिएगा खुद ही या स्वयं की मीनिंग क्या होता है, माई सेल्फ होता है। यू के लिए अपना का मीनिंग होता है योर, और
स्वयं या खुद है के लिए जो मीनिंग होती है वो होती है योर सेल्फ होती है। उसी तरह वी होता है, वी के लिए अपना की मीनिंग होता है आवर, और खुद ही या स्वयं ही की जो मीनिंग होती है वो होती है आवर सेल्फ। उसी तरह दे के लिए जानते रहिएगा जो अपना की मीनिंग होता है वो होता है देयर, और खुद ही या स्वयं के लिए जो मीनिंग होती है वो क्या होती है देम सेल्फ होती है। इतना याद रखिए। इसका मतलब कि जितने भी प्रोनाउन यहाँ लिखे गए हैं उन सभी का अपना की मीनिंग अलग है, और खुद ही स्वयं के लिए सबकी अपनी अपनी मीनिंग है। इतना याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ ये नहीं है, ये तो पता है कि ही के लिए हिज लगाया जाता है और रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ लगाया जाता है। शी के लिए क्या होता है हर लगाया जाता है और रिफ्लेक्सिव हर सेल्फ लगाया जाता है। आई के लिए क्या लगाया जाता है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाया जाता है माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव लगाया जाता है माई सेल्फ। यू के लिए जो लगाया जाता है योर सेल्फ एडजेक्टिव लगाया जाता है और रिफ्लेक्सिव लगाया जाता है योर सेल्फ। वी के लिए लगाया जाता है आवर सेल्फ और आवर लगाया जाता है एडजेक्टिव पॉजिटिव, और ये रिफ्लेक्सिव आवर सेल्फ। और दे के लिए लगाया जाता है देयर, ये क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और देमसेल्फ जो होता है ये रिफ्लेक्सिव होता है। ये तो हमें पता है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन अब आएगा, आगे देखिए। अब देखिए क्वेश्चन मान लीजिए कि ये आ गया है। देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमें पता है कि देखिए यू के लिए क्या होता है अपने की मीनिंग हमें पता है क्या होता है योर होता है, जैसे अभी आपने लगाया था, ठीक। ही के लिए क्या होता है हिज होता है। यहाँ वी के लिए क्या होता है आवर होता है। अब यहाँ हमारा सेंटेंस आ गया, कह रहे हैं कि यू ही एंड वी, मतलब आप वह और हम आर डूइंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ आपको लिखना है अपना कार्य। तो जानते रहिए कि जब अपना वो कार्य अगर लगाएंगे तो हमें पता है कि यू के लिए अपना कार्य की मीनिंग योर होता है, ही के लिए हिज होता है और वी के लिए आवर होता है। तो और हमें लगाना कोई एक ही है, तो जानते रहिए कि यहाँ आवर किस बेस पे लगा है। जानते रहिए कि जब तीनों पर्सन एक साथ आ जाएं और उसका कोई एक पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव प्रोनाउन लगाना होता है, तो जानते रहिएगा सिस्टम जो चलता है वो चलता है 1, 2 और 3 का। इसका मतलब कि सबसे पहले अगर देखेंगे क्या सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन आया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर तीनों आया है, तो जानते रहिएगा हम सबसे पहले किसको वरीयता देंगे, फर्स्ट को देंगे। और फर्स्ट में किसको देंगे, जो प्लूरल होगा। तो देखिए एक होता है आई और एक होता है वी, और आई और वी दो होते हैं, लेकिन हम चलेंगे किसके अकॉर्डिंग, वी के अनुसार चलेंगे। इतना याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे देखा हमने यू आ गया, ही आ गया एंड वी आ गया, और तीनों पर्सन एक साथ आ गए, और तीनों का योर हिज आवर एक साथ तो लगा नहीं सकते। और अगर यहाँ की बात करें रिफ्लेक्सिव होता है, तो हमें पता है कि योर के लिए योर सेल्फ होता है, ही के लिए हिम सेल्फ होता है, वी के लिए आवर सेल्फ होता है। लेकिन लगाएंगे क्या, हम आवर लगाएंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव, और रिफ्लेक्सिव क्या लगाएंगे, आवर सेल्फ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, जब तीनों पर्सन एक साथ आ जाते हैं और हमें लगाना कोई एक हो पॉजिटिव एडजेक्टिव या फिर रिफ्लेक्सिव, तो हम हमेशा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चलते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन होते हैं, आई और वी दो होते हैं, लेकिन हमें प्लूरल के अकॉर्डिंग चलना होता है, और आई वी में प्लूरल कौन होता है, वी होता है, तो हम वी के अनुसार चलेंगे। इसलिए हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड नंबर में आया है यू, सेम वही सेंटेंस है, यू ही एंड आई तीनों पर्सन आ गए। आर डूइंग हम कर रहे हैं, कि आप वह और मैं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और फिर देखिए आया है कि वर्क, और कौन कर रहे हैं वर्क, अपना काम। तो अपना देखिए यहाँ वी तो आया नहीं है, तो आपको बताया गया जब तीनों पर्सन एक साथ आते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अगर फर्स्ट आया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों आया है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट के अनुसार चलेंगे। और फर्स्ट में किसके अनुसार चलते हैं, वी के अनुसार चलते हैं। वी देखिए यहाँ आया नहीं, यहाँ आई आया है। वी आया हो या ना आया हो, लेकिन हम चलेंगे वी के ही अनुसार। इतना याद रखिएगा। फर्स्ट पर्सन अगर आई वी दो में से कोई आए, चाहे वी आए या आई आए, लेकिन चलेंगे वी के ही अनुसार। तो यहाँ देखिए लिखा हमने कि वी आर आगे, यू ही एंड आई आर डूइंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आवर वर्क। यहाँ आवर हम वी के अनुसार चल रहे हैं, और आवर सेल्फ मतलब खुद ही। तो वह, आप, वह और मैं आर डूइंग कर रहे हैं। आवर मतलब अपना काम, आवर से मतलब खुद ही या स्वयं ही। फिर देखिए इसमें क्या आया है, यू आया है एंड ही आया है। अब इसमें देखिए कहीं फर्स्ट पर्सन नहीं आया है। अब जानते रहिएगा जब कहीं सेंटेंस में, जानते रहिएगा अगर फर्स्ट पर्सन कहीं आया ही नहीं, जब फर्स्ट पर्सन आया ही नहीं, तो मान लीजिए हमारा ये फर्स्ट हो गया, और फर्स्ट आया ही नहीं है, फर्स्ट नहीं आया है, तो बचा क्या, सेकंड और थर्ड। और जब सेकंड और थर्ड एक साथ आ जाएंगे, तो जानते रहिएगा फिर जो आगे का जो प्रोनाउन, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव रिफ्लेक्सिव बनेगा, वो सेकंड के अनुसार चलेगा। फर्स्ट ना आने की कंडीशन में सेकंड में चलेगा, और सेकंड में कौन होता है, यू, तो यू के अनुसार चलेगा। तो यहाँ देखिए क्या आया है, यू एंड ही, आप और वह आर डूइंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब सेकंड भी है, थर्ड भी है, तो हम किसको प्रेफर करेंगे, हम यू के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यू के लिए हम क्या लगाएंगे, योर वर्क, और लास्ट में लगाएं योर सेल्फ। अब देखिए योर सेल्फ और योर सेल्फ दो होता है। अगर जहाँ सब्जेक्ट केवल केवल यू है, तो हम वहाँ क्या लगाते हैं, वहाँ लगाते हैं हम, ये जानते रहिएगा, वहाँ लगाते हैं हम योर
YOUR और SELF लगाते हैं, योर सेल्फ लगाते हैं कहाँ, जहाँ सब्जेक्ट केवल यू होता है। लेकिन जहाँ यू के साथ कोई थर्ड पर्सन भी ऐड हो जाए, जैसे इस सेंटेंस में देखिए यू के साथ सिर्फ यू ही नहीं है, यू के साथ कोई थर्ड पर्सन भी है। जब यू के साथ कोई और आ जाता है और उसकी मीनिंग दिखाने के लिए हमें सेल्फ नहीं सेल्फ्स लगाना पड़ता है, SELVES लगाना पड़ता है, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है, देखिए है यू एंड दे, तो यू आ गया सेकंड पर्सन और दे हो गया हमारा थर्ड पर्सन। तो हमें पता है सेकंड में थर्ड चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर सेकंड और थर्ड आए हुए हैं और उनका पॉजिटिव एडजेक्टिव दो में से किसी एक ही के अनुसार लगेगा, तो वहाँ पे हम हमेशा किसके अनुसार लगाएंगे, सेकंड के अनुसार लगाएंगे। तो अब देखिए यहाँ यू आया है सेकंड और यहाँ थर्ड आया, तो थर्ड नहीं बल्कि सेकंड के अनुसार चलेंगे, और सेकंड यू है, इसलिए हमने फिर से यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे योर वर्क हो गया और यहाँ पे हो गया योर सेल्स हो गया। तो मे भी आपको ये भी क्लियर हो रहा होगा। फिर देखिए इसमें आ जाएंगे, आया है यू एंड आई। अब हमें पता है कि जब सेंटेंस में आया है यू आया है और आई आया है, यू हो गया सेकंड पर्सन और ये आ गया फर्स्ट पर्सन। तो हमें पता है कि जब सेकंड और फर्स्ट और सेकंड थर्ड में से इनमें से अगर फर्स्ट पर्सन कहीं भी आया है तो वो सब फर्स्ट पर्सन चाहे आई हो या वी हो, अब आगे का जो सेंटेंस बनेगा वो फर्स्ट पर्सन के अनुसार चलेगा। और फर्स्ट पर्सन में किसके अनुसार चलता है, वी के अनुसार चलता है। वी सेंटेंस में आया हो या फिर ना आया हो, सिर्फ फर्स्ट पर्सन आया हो बस। तो हमें पता है फर्स्ट पर्सन दो आते हैं, आई और वी, और इसमें आई तो आ ही गया है ना। जब आई आ गया है तो अब ये वी के अनुसार चलेगा, क्योंकि प्लूरल वी होता है। तो आई आ गया, फर्स्ट पर्सन आ गया, जैसे फर्स्ट पर्सन आएगा तो हम तुरंत वी के अनुसार सेंटेंस को चलाएंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, यू एंड आई, आप और मैं आर डूइंग मतलब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आवर वर्क आवर सेल्फ। तो मे भी आपको यहाँ आइडिया लग गया होगा कि कैसे प्रोनाउन का पैटर्न कैसे चलता है। तो पहले तो इनका प्लेस सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो पहले इसको आपको देखना है 2 3 1 होना चाहिए, 1 2 3 1 2 3 चलना चाहिए। उसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव या रिफ्लेक्सिव की बात की जाए तो उसमें आपको देखना पड़ेगा क्या तीनों पर्सन आए हैं। अगर तीनों पर्सन आए हैं तो फर्स्ट के अनुसार चलेंगे, और फर्स्ट में किसके अनुसार चलेंगे, वी के अनुसार चलेंगे। वी चाहे आया हो या ना आया हो, अगर आई है तब भी वी के अनुसार चलेंगे। और फर्स्ट पर्सन ना आने की कंडीशन में, सपोज करिए किसी सेंटेंस में आई और वी दोनों नहीं आया है, जैसे कि हमारा ये सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस आया है सेकंड लास्ट में आया है, देखिए इसमें ना तो वी ही आया है ना तो आई ही आया है। जब वी और आई दोनों ही नहीं आएंगे तो हम तुरंत किसके अनुसार चलेंगे, फिर सेकंड के अनुसार चलेंगे। और सेकंड है यू, तो यू के अनुसार देखिए है योर वर्क है, योर सेल्फ है। और अगर कोई सेंटेंस मान लीजिए ऐसा है जिसमें ना तो फर्स्ट ही आया है ना तो थर्ड ही आया, मतलब सेकंड भी नहीं है, जैसे देख लीजिए एक सेंटेंस मान लीजिए यहाँ पे लिख दें, अगर मान लीजिए यहाँ सेंटेंस आया होता, अगर हम लिखते राम एंड, मान लीजिए इसी तरह सेंटेंस हो जाता राधा, राम एंड राधा, उसके बाद हम लिख देते आर डूइंग, अब उसके बाद आ जाता डॉट डॉट डॉट, उसके बाद आ जाता वर्क, और उसके बाद फिर आ जाता डॉट 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 और फिल इन द ब्लैंक। तो हमें पता है कि जब दो नाउन प्रोनाउन, अगर मान लीजिए तीनों जो भी दो सेंटेंस आए हैं, मतलब दो सब्जेक्ट के रूप में आए हैं और दोनों ही हमारी क्या है, दोनों ही थर्ड पर्सन है, तो चाहे दोनों सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तब थर्ड पर्सन में प्लूरल कौन होता है, दे होता है, तब हम दे के अनुसार चलते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, राम एंड राधा आर डूइंग, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, देयर वर्क, और लास्ट में हो जाएगा देम सेल्फ, इतना याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, देम सेल्फ्स हो जाएगा। तो मे भी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे यहाँ पे सब्जेक्ट को कैसे प्लेस करना है। अगर उसका वर्ब आएगा तो हमें पता है कि जब मोर देन वन अगर आ जाएंगे नाउन प्रोनाउन तो वो आर तो आ ही जाएगा, मतलब प्लूरल तो आएगा ही वर्ब। उसका रिफ्लेक्सिव या पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना होगा तो आपको देखना है कि पहले फर्स्ट के अनुसार चलेंगे, फर्स्ट ना आने की कंडीशन में हम सेकंड के अनुसार चलेंगे, और जब जहां फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं है तब थर्ड दे के अनुसार चलेंगे। तो मे भी आपको ये कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आइए अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो देखिए हमारा ये सेंटेंस कौन सा था, देखिए इसको हमने डिस्कस हम इसको कर रहे थे, स्पेशली ये जो हमारा सेंटेंस था कि आया था यहाँ देखिए यू ही एंड आई। तो हमें पता है 2 3 1, देखिए यहाँ सेंटेंस आया तो यहाँ प्रोनाउन का स्ट्रक्चर एकदम सही किया गया था। उसके बाद प्लूरल वर्ब आएगी तो प्लूरल वर्ब हमने लगा दिया, फ्रेंड का फ्रेंड। अब यहाँ पे आगे कहीं पॉजिटिव एडजेक्टिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सेंटेंस बना ही नहीं था। अगर यहाँ पे होता तो हम यहाँ पे क्या लगाते, यहाँ पे जो होता आई आया है तो हम वी के अनुसार चलते आवर लगाते और लास्ट में आवर सेल्स बन जाता। तो मे भी आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। अब आ जाते हैं किसको, ये 64 नंबर पे देखते हैं, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या लॉजिक है। तो देखिए है द वेक्स ऑफ द सीन इज डेथ। तो यहाँ इज आया है, आपको बताया गया यहाँ इज भी आता है और इसके साथ साथ आर भी आता है। तो इसका भी यही सेंटेंस देख लें, बस दो सेंटेंस में क्लियर हो जाएगा।
अब आइए थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जानते रहिएगा ये जो वेक्स होता है ना, यहाँ जो वेक्स शब्द आया है, वेक्स का मतलब जानते रहिए क्या होता है, दंड होता है। और वेक्स का ही मतलब क्या होता है, पारिश्रमिक भी होता है। तो दो मीनिंग होती है, वेक्स का मतलब दंड भी होता है और वेक्स का मतलब पारिश्रमिक भी होता है। और जानते रहिएगा ये पारिश्रमिक नहीं समझ में आ रहा है तो पारिश्रमिक का मतलब समझ लिए मजदूरी। तो जब भी वेक्स, जानते रहिएगा पहले के इंग्लिश में क्या होता था, वेक्स का जो मतलब होता था वो दंड के लिए यूज किया जाता था। और जब दंड के लिए सेंटेंस आएगा, वेक्स का यूज दंड के लिए होगा, तो जानते रहिएगा वर्ब क्या लगेगी, वो हमेशा क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। लेकिन अगर पारिश्रमिक या मजदूरी के सेंस में वेक्स का यूज करेंगे तब वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। कितना याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ सेंटेंस क्या कह रहा है कि द वेक्स ऑफ sin इज डेथ। अब सेंटेंस का क्या मतलब है, द वेक्स ऑफ सीन। द वेक्स ऑफ सीन का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, जानते रहिएगा कि यहाँ पे पाप का दंड, इज मतलब है क्या है, डेथ मतलब मृत्यु। तो ये पहले के ज़माने की, मतलब पहले की बातें, ये क्या थी, मान्यता थी। द वेक्स ऑफ सीन जो होता है पाप का जो दंड होता है वो क्या होता है, डेथ होता है। और यहाँ जो वेक्स का जो आया है, यहाँ दंड के सेंस में यूज़ किया गया है, इतना याद रखिएगा। इसलिए इसके साथ जो वर्ब लगेगी क्या लगेगी, वो सिंगुलर लगेगी। कितना याद रखिए। तो क्या कह रहा है, द वेक्स ऑफ सिन। द वेक्स ऑफ सिन का मतलब यहाँ हो जाएगा पाप का दंड। तो पाप का दंड इज मतलब है या होता है, क्या होता है, डेथ मतलब मृत्यु। तो हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन दूसरा नंबर देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, द वेक्स ऑफ सिन, जो पाप का जो दंड है। तो यहाँ देखिए दंड आया है, तो वेक्स का मतलब दंड होता है, दंड मतलब सिंगुलर के सेंस में यूज हुआ है। तो द वेक्स ऑफ सिन, जो पाप का जो दंड होता है, तो आर दैट कैसे हो जाएगा, यहाँ इज होना चाहिए था। इसलिए हमारा ये नंबर जो राइट ये हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इतना याद रखिएगा। तो हमारा ये जो ऑप्शन हो जाएगा ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये पहला हमारा राइट हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है कि हीज वेक्स। अब देखिए यहाँ जो हीज वेक्स आया है, तो वेक्स का यहाँ जो मतलब आया है, यहाँ है पारिश्रमिक। और पारिश्रमिक का मतलब होता है मजदूरी। मतलब जो इंसान दिन भर काम करता है तो कहते हैं ना कि उसकी एक दिन की मजदूरी कितनी हुई। तो यहाँ वेक्स का मतलब है मजदूरी के सेंस में, पारिश्रमिक के सेंस में है। तो जानते रहिएगा मजदूरी के सेंस में जब वेक्स का यूज करते हैं तो हमेशा प्लूरल के सेंस में यूज होता है। और प्लूरल के लिए अगर हम देखें तो प्लूरल वर्ब का भी यूज़ किया जाता है। इसका मतलब सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल। तो हमें पता है जब हीज वेक्स जो हो गया, ये जो आया है किसके लिए, पारिश्रमिक या मजदूरी के लिए है। मजदूरी के सेंस में वेक्स हमेशा प्लूरल के सेंस में होता है। तो वर्ब क्या होनी चाहिए थी, यहाँ प्लूरल होनी चाहिए। लेकिन आई क्या है, यहाँ पे इज आया है जो कि सिंगुलर है, इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ है हीज वेक्स, उसका जो है क्या है, दिन भर की जो मजदूरी है, आर वेरी लो, वो बहुत ही कम है। तो ये हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा इनकरेक्ट और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट राइट हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो वेक्स का जो यूज़ किया गया है, वो वेक्स जो यूज़ किया गया है वो किया गया है मजदूरी के लिए। और जब मजदूरी के लिए हम यूज़ करेंगे तो जो हमारा जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, सिंगुलर नहीं आनी चाहिए। लेकिन हाँ जब पाप के सेंस में यूज़ करेंगे, पाप को बतलाने के लिए जब पाप के सेंस में यूज़ करेंगे तो उसका जो वर्ब होगी उसके सिंगुलर आएगी। तो ये मे भी आपको ये दोनों सेंटेंस में भी यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे दोनों टाइप का। तो पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, द वेक्स ऑफ सिन इज डेथ, कि जो पाप का जो दंड होता है वो क्या होता है, डेथ होता है। तो यहाँ वेक्स का मतलब दंड से रिलेटेड है। जब दंड आया है तो यहाँ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, इसलिए हमारा सेंटेंस राइट हो गया। लेकिन दूसरा सेंटेंस इनकरेक्ट क्यों हो गया, जब पाप के सेंस में वेक्स का यूज किया गया है तो यहाँ वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, लेकिन हमने यहाँ प्लूरल लगा दिया था, इसलिए हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। और दूसरे में क्यों राइट है, क्योंकि जब वेक्स का प्रयोग हम मजदूरी के लिए करते हैं, पारिश्रमिक के करते हैं, तो उसको वो हमेशा उसके साथ वर्ब क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है। और हमने यहाँ सिंगुलर लगा दिया था, इसलिए हमारा इनकरेक्ट हो गया। लेकिन दूसरे में हमने यहाँ पे पारिश्रमिक या मजदूरी के सेंस में यूज किया था और वर्ब भी हमने प्लूरल लगाई, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो गया, राइट हो गया। तो मे भी आपके यहाँ आइडिया लग गया होगा कि वेक्स के साथ सिंगुलर भी यूज होता है और वर्ब, और वेक्स के साथ प्लूरल भी वर्ब यूज होता है। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, द वेक्स ऑफ सिन। और द वेक्स ऑफ सिन का आपको बताया गया, इसका मतलब क्या है कि जो पाप का जो दंड होता है, इज, यहाँ इज लगाएंगे, इज डेथ है, इसलिए हमारे यहाँ पे इज रहेगा। तो हम यहाँ इज को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर देखिए सेकंड नंबर पे देखिए हमारा नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 65 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द पुलिसमैन। अब पुलिसमैन के साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी, तो जानते रहिएगा पुलिसमैन जो पुलिस होता है, पुलिस हमेशा प्लूरल होता है, इसके साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब लगेगी। और हैव में हम क्या लगाएंगे, यहाँ हैव लगाएंगे। तो याद रखिएगा अगर पुलिस के, जो जानते रहिएगा पुलिस जो शब्द होता है, पुलिस होता है, ये प्लूरल होता है। और इसका अगर सिंगुलर की बात करें, चलिए अभी आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा इसको जूम कर दिया गया है। तो जानते रहिएगा पुलिस जो होता है ये सिंगुलर होता है, और इसका जो प्लूरल होता है वो होता है, याद रखिएगा, वो होता है
पुलिसमैन, अगर कहीं आ गया पुलिसमैन तो पुलिसमैन के साथ हमेशा जो वर्ब आएगी क्या आएगी, याद रखिएगा, वो हमेशा सिंगुलर आती है। और अगर आ गया सिर्फ पुलिस तो जानते रहिएगा पुलिस जो होता है वो प्लूरल की कैटेगरी में आता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, पुलिस के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। लेकिन हाँ, अगर यही पुलिसमैन आया होता तो पुलिसमैन के साथ हम क्या लगाते, सिंगुलर वर्ब लगाते। इतना याद रखिए। तो पुलिसमैन के साथ क्या आता है, पुलिसमैन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ये याद रखिएगा। पुलिसमैन आ गया तो सिंगुलर वर्ब, सिर्फ पुलिस आया तो उसके साथ प्लूरल वर्ब, ये याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर पे आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑल द फर्नीचर। अब देखिए ऑल द फर्नीचर, याद रखिएगा जितने भी फर्नीचर हैं, फर्नीचर का मतलब क्या होता है, जो भी लकड़ी से बनी हुई जितने भी सामान हैं, तो याद रखिएगा फर्नीचर जो होता है उसे अनकाउंटेबल माना गया है। कहीं भी फर्नीचर दिख जाए तो फर्नीचर का फर्नीचर्स भी नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि फर्नीचर में एस लगाकर उसको प्लूरल बना दें, इसका प्लूरल बनता ही नहीं। अगर एस लगाएंगे सेंटेंस वो हमारा वर्ड ही गलत हो जाएगा। तो फर्नीचर हमेशा फर्नीचर ही लिखा जाता है। और ऑल द फर्नीचर हो या फिर आप चाहे कम के सेंस बोलें या अधिक के सेंस बोलें, जब भी फर्नीचर आएगा फर्नीचर हमेशा सिंगुलर माना जाता है। इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इसलिए यहाँ इज और आर में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे इज लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ऑल द फर्नीचर इज कॉस्टली, की जितने भी फर्नीचर सभी के सभी क्या है, महंगे हैं। इतना याद रखिएगा। तो फर्नीचर के साथ हमें क्या हमेशा लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। आंख बंद करके फर्नीचर के साथ लगा दीजिएगा। और फर्नीचर में कहीं फर्नीचर्स दिख जाए तो समझ जाइएगा वो वर्ड हमारा गलत है, उसमें एस नहीं होना चाहिए था। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आया है 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। बैंड ऑफ म्यूजिशियन क्या मतलब क्या होता है, जैसे बैंड ऑफ देखिए म्यूजिशियन मतलब जितने भी जो भी म्यूजिक से रिलेटेड जो लोग होते हैं, जो गाने बजाने वाले जो लोग होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं बैंड। और उस ग्रुप को जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि कई खिलाड़ी रहते हैं तो कई खिलाड़ी मिलकर एक टीम बनते हैं। तो जब अलग अलग खिलाड़ी होते हैं तो प्लूरल की कैटेगरी में होते हैं, लेकिन जब एक साथ एक ग्रुप में आ जाते हैं तो वो एक टीम बन जाते हैं। जब एक टीम बन जाते हैं उनको हम एक टीम बोलते हैं। और एक जो होता है वो सिंगुलर के सेंस में होता है। उसी तरह भी जितने भी यहाँ पे म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन मतलब जितने भी वाद्य यंत्र से संबंधित जो लोग हैं, जब ये लोग इकट्ठा होते हैं तो वो एक बैंड बनाते हैं। और बैंड जो होता है इनके ग्रुप को बोलते हैं। और बैंड कितने बनते हैं, एक बनता है। जैसे एक टीम बनती है कई खिलाड़ियों से, वैसे कई म्यूजिशियन मिलकर क्या बनते हैं, एक बैंड बनता है। जब बैंड एक बनेगा तो उसको हम एक ही बुलाएंगे, उसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इसलिए यहाँ इज आर में हम क्या लगाएंगे, इज यहाँ पर भी आ जाएगा। इतना याद रखिए। तो यहाँ भी इज कर देंगे, यहाँ पर भी इज क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आया है नेक्स्ट नंबर पे 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे आया है ऑल ऑफ द मनी। तो याद रखिए कहीं भी मनी दिख जाए तो मनी का मतलब होता है संपत्ति। और मनी के साथ अलॉट ऑफ मनी का मतलब बहुत ढेर सारे संपत्तियाँ, बहुत ढेर सारे पैसे, ये सब क्या है जानते रहिएगा। ये जब भी मनी कहीं दिख जाएगा, मनी हमेशा ही अनकाउंटेबल मानी जाती है। इसके साथ हमेशा जो वर्ब यूज होता है वो सिंगुलर यूज होता है। अब हैज और हैव में क्या यूज करेंगे, हम हैज ही यूज करेंगे। इतना याद रखिए। अब देखिए बहुत से लोग ये कहेंगे कि मनी तो हम गिन सकते हैं, तो याद रखिएगा मनी मतलब, मनी का मतलब होता है धन या संपदा। आप जो गिनते हैं वो मनी का एक प्रारूप, एक उसका क्या है, एक पार्ट है। क्या होता है, जैसे सिक्के, आप कॉइन को गिनते हैं, आप नोट को गिनते हैं, लेकिन मनी को नहीं गिनते। मनी में वो सब कुछ आ जाता है। तो मनी का मतलब हो गया पूरी संपत्ति के सेंस में आ गया, जो हो गया जानते रहिएगा। और यहाँ पे जो सिक्के होते हैं उस मनी का एक पार्ट हैं। ये इतने याद रखिए। आप सिक्कों को गिनते हैं, नोट को गिनते हैं, मनी को नहीं गिनते। मनी होता है, मनी शब्द कहीं आएगा उसे अनकाउंटेबल माना जाता है, उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर है। इतना याद रखिएगा। फिर देखिएगा आ जाएंगे 69 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिफ्ट आफ्टर शिफ्ट। तो याद रखिएगा जब दो नाउन प्रोनाउन आफ्टर से जुड़ेंगे, आफ्टर के पहले भी कोई एक आ जाए वर्ड और आफ्टर के बाद भी आ जाए, तो जानते रहिएगा जब इस तरह से दो फॉर्मेशन हमारे बनेंगे कि आफ्टर आ गया, आफ्टर से पहले भी एक वर्ड आया है और आफ्टर के बाद भी एक वर्ड आया है, दोनों ही सिंगुलर हैं, तो जानते रहिएगा आगे की जो वर्ब बनती है वो हमेशा सिंगुलर बनती है। और वॉज वर्ब में हम क्या लगाएंगे, वॉज लगा देंगे। इतना याद रखिए, बस इतना याद रखिए कि आफ्टर से जब दो सिंगुलर नाउन जोड़ते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा, जैसे देखिए शिप आफ्टर शिफ्ट का मतलब होता है कि एक शिफ्ट के बाद दूसरी शिप, मतलब समुद्री जहाज, एक शिप के बाद दूसरी शिप। जैसे कहते हैं ना कि एक के बाद एक आदमी यहाँ आते गए, एक के बाद एक का मतलब एक एक करके आए। उसी तरह यहाँ कह रहा है शिप आफ्टर शिफ्ट मतलब एक शिप के बाद दूसरी शिप। तो यहाँ पे जो आई है वो एक एक करके आई थी, एक अलग अलग टाइम पे आई थी। जब एक के बाद एक आई थी तो हम एक एक को अलग अलग काउंट करेंगे। जब अलग अलग एक हैं तो वो सब सिंगुलर माने जाएंगे। और जब सिंगुलर माने जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। मान लीजिए
नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, बस इतना याद रखिए, जब आफ्टर के पहले कोई एक सिंगुलर नाउन हो और आफ्टर के बाद आएगा तो जानते रहिएगा तब हम केवल सिंगुलर मानेंगे, सिंगुलर के साथ लेके चलेंगे, और सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पे वॉज को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आया 70 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि द कलर ऑफ दीज फ्लावर। अब देखिए यहाँ दीज फ्लावर, ये जितने भी फूल हैं, इन फूलों का क्या है, कलर। हम कलर की बात कर रहे हैं, फूलों की बात नहीं कर रहे हैं, इन फूलों को कलर, और कलर आया है कि कलर्स आया है, कलर आया है, और कलर होता है सिंगुलर, तो यहाँ क्या सेंटेंस का मतलब क्या होगा, द कलर ऑफ दीज फ्लावर, इन फूलों का जो रंग है, रंग कैसा है, चार्मिंग है। तो चार्मिंग है मतलब बड़ा ही अट्रैक्टिव है, बड़ा ही मोहक है। तो हम क्या करेंगे, तो जो कि कलर की बात की गई है, फूलों की बात है, फूल तो जो है ये सब क्या है, ये सब देखें तो ये प्लूरल के सेंस में है, ये फ्लावर क्या है, प्लूरल है, लेकिन इन फूलों का जो रंग है वो सिंगुलर को दिखा रहा है, यहाँ कलर्स नहीं है, सिंगुलर, तो यहाँ फूलों की बात नहीं कह रहा है, बल्कि फूलों का जो रंग है क्या है, चार्मिंग है, तो रंग जो आया है सिंगुलर आया है, इसलिए हम इज लगाएंगे, इतना याद रखिएगा। अगर हाँ यही अगर ये होता, सपोज करिए अगर सेंटेंस इस तरह से होता, मान लीजिए जैसे यहाँ पे आया है कलर के बजाय यहाँ पे हो जाता कलर्स, अगर ये होता तो कलर्स, तो कलर्स का मतलब हम ये तब मान के चल रहे कि जितने भी यहाँ ढेर सारे फूल हैं वो कई रंगों के फूल हैं। जब कई रंगों के फूल हैं तो हम ये मान लेंगे कि जितने भी कलर हैं, जितने भी फूल हैं, उन सब में कई कलर के फूल हैं। जब कई कलर होंगे तो वहाँ कलर भी कई हो गए। जब कई कलर हो गए तो कलर जब प्लूरल के सेंस में चला जाता तो हम यहाँ इज न लगाते, यहाँ पे आर हम लगाते। लेकिन यहाँ बोला क्या गया है, कह रहा है कि यहाँ पे कलर्स नहीं बोला गया, कलर बोला गया, कि जितने भी यहाँ फूल हैं उन सभी का जो कलर है, कलर मतलब सिंगुलर के सेंस में बोला गया, इसलिए हमारी जो आगे की वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो मे भी आपको यहाँ तक 70 नंबर तक, यहाँ पे जो 70 नंबर तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थोड़ा वीडियो की साइज यहाँ से बड़ी हो रही है तो इसको अभी के लिए फिलहाल इतना ही रख रहे हैं, बाकी जो आगे प्रैक्टिस हम करेंगे तो आगे करेंगे, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। तो मे भी आपको यहाँ कुछ ना कुछ तो क्लियर हो गया होगा। और जानते रहिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक के रूप में हम सेंटेंस को नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आ गया वहाँ सेंटेंस में करेक्ट करने के लिए कि कैसे पहचानेंगे सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है, तो जो आपको लॉजिक बताई जा रही है ये सारी चीज़ें ऐसे ही आपको सर्च करना पड़ेगा। तो चलिए आज कितना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। और हाँ, आप कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको पसंद आएगी तभी आपको आगे वीडियो मिलेगी, अगर आपको नहीं पसंद आएगी, हो सकता है आपको क्लियर ही ना हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये हो सकता है तो पैटर्न चेंज करेंगे समझाने का, या फिर ये हो सकता है कि वीडियो भी ना दी जाए आपको, क्योंकि आप देखिए ये वीडियो जो बनाई जा रही है स्पेशली आप ही के लिए बनाई जा रही है। अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा तो बताने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। तो चलिए इसके अंदर रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।